बचपन से ही पता लाइक हमने ना सती प्रथा की एक साइड सुनी है कि जब भी किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे भी उसी की चिता पे जबरदस्ती जला दिया जाता था, है ना? लेकिन एक दूसरी साइड भी एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पे, जो बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि ये जो सती प्रथा है ना, वो कम्प्लीटली वॉलेंटरी एक्टिविटी होती थी। मतलब औरतें अपनी चॉइस से सती प्रथा करती थी। लाइक उन्हें फोर्स नहीं किया जाता था। बल्कि लोग ये भी बोलते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या गांव के लोग उनको रोकते भी थे सती प्रथा करने से। तो इन दोनों साइड से, लाइक दोनों नैरेटिव्स में से, लाइक कौन सी नैरेटिव ट्रू है, कितनी हद तक ट्रू है, तो इस पे आज बात करते हैं। एंड आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं, राघव त्रिवेदी जी। थैंक यू राघव भाई फॉर कमिंग टू कैंडिड एक्सचेंज। मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू भाई। एंड इसी से स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, सती प्रथा क्या एक वॉलेंटरी एक्टिविटी थी या फिर लाइक फोर्स किया जाता था औरतों पे? ये वॉलेंटरी एक्टिविटी वो होती है ना जिसमें आपकी चॉइस मैटर करती है। सबसे बिल्कुल। पहला तो ये समझना पड़ेगा, और दूसरा ये कि भारत की 85% पॉपुलेशन ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़कर बनती है। तो मैं जब इसका क्रिएशन देखता हूँ कि सती प्रथा किसने बनाई, तो उसमें मुझे कहीं नहीं दिखता है कि इस 85% पॉपुलेशन का कोई रिप्रेजेंटेशन था भी या नहीं था। एक्सट्रीम अपर कास्ट इस चीज को डिजाइन करता है। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक 1823 का एक डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि 575 मामले दर्ज हुए थे, और उसमें से मोर देन 50% ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज की वुमेन्स के थे। तो ओके। अब इससे एक चीज क्लियर होती है कि ये वॉलेंटरी एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे इस बात से लोग डिनाई कर देते हैं कि हम सवर्ण हैं पर हमने कभी कास्टिज्म नहीं किया, तो ऐसे फ्यू हम्म। पीपल्स हैं जिन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वॉलेंटरी नहीं थी, फोर्स किया जाता था, और इसे पाप की तरह देखा जाता था। जैसे आपने नहीं किया, आपके पति की मृत्यु के बाद आप पर बहुत दबाव बनाया गया, पर आप कहीं भाग गए या आप उस सिचुएशन पर नहीं मिले, आपने वो नहीं किया, तो उसके बाद आपकी लाइफ कितनी टफ हो जाती है। आप गांव में नहीं रह सकते हैं, आपको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। तो ये वॉलेंटरी नहीं थी, ये था सोसाइटी का एक प्रेशर था। और इसको इस तरह से देखा जाता था कि अब उस पुरुष के जाने के बाद उसकी महिला भी उसके साथ ही जाए। और इसके लिए इसको प्रथा नहीं कह सकते मेरी नजर में, ये एक सुनियोजित हत्या है एक स्पेसिफिक जेंडर की। आप इमेजिन करो ना, किसी फीमेल जिसकी एज अभी 23 साल 24 साल 26 साल 30 साल है, और उसको अपने पति के साथ जिंदा जलना पड़ रहा है। हम्म। तो अब इसका एक अपोजिट एग्जाम्पल भी मैं देखता हूं। अगर रानी लक्ष्मीबाई ने भी यही किया होता, तो क्या हिस्ट्री में उनके लिए ऐसा लिख पाते लोग जैसा आप उनको वीर लिखते हैं, वीरांगना लिखते हैं, झांसी की रानी लिखते हैं? तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मीबाई का विरोध नहीं हुआ। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके ही राज दरबार के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो एक फीमेल लीडरशिप के अंडर काम करेंगे। पर उन्होंने स्टैंड लिया, और उन्होंने ये प्रूव किया कि नहीं, अ वुमेन कैन बी अ गुड लीडर ऑल्सो। और ये चीज उन्होंने प्रूव की। सीधी सी बात यह है कि लोगों का तर्क ये था कि पति की मृत्यु के बाद अब पत्नी का ध्यान कौन रखेगा? तो वो तो हम्म। अकेली हो जाएगी, तो समाज उसके साथ कुछ गलत कर सकता है। या फिर युद्ध के स्तर पर जब राजा मर जाता है या सैनिक मर जाते हैं, तो उनकी पत्नियों को जौहर करना पड़ता था। जौहर सती प्रथा का एक ग्रुप स्टेटस है जहां बहुत सारी महिलाएं एक साथ सती प्रथा की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन मेरा इस पे तर्क हमेशा यही रहता है कि क्या आपने ये कभी नहीं सोचा कि राजा हार गया, हो सकता है रानी उससे बेहतर लड़ती और जीत जाती, हम्म। पर उसका स्कोप तो आपने खत्म कर दिया ना। आपने डिसाइड कर लिया कि वो नहीं लड़ सकती है, उसे मरना ही होगा। तो ये एक पेट्रियार्की और कास्टिज्म का कॉम्बो है, जो बहुत हद तक उस सोसाइटी पर लागू होता है जो अनप्रिविलेज थी, जिसको पढ़ने को नहीं मिला, जिसने देखा नहीं। और इस सब की शुरुआत होती थी ब्राह्मणों और पंडितों से, जो बताते थे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। तो इस पे पता है एक नैरेटिव आता है ऑनलाइन ना, कि मैंने बोला काफी ऐसे जो सो कॉल्ड राइट विंगर्स होते हैं वो अपना एक ओपिनियन देते हैं कि ऋग्वेद से लेकर 1800 सदी तक जो हम्म, सती प्रथा के रिकॉर्डेड केसेस हैं वो शायद 400 या 500 हैं। और 1800 के बाद जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, ब्रिटिशर्स आते हैं, तो हम्म, एक नैरेटिव पेंट करने के लिए कि हिंदुइज्म बहुत ही रिग्रेसिव है, उन्होंने इसको एग्जैजरेट करना शुरू किया। लाइक उन्होंने फिर रिकॉर्डेड केस दिखाने शुरू किए, 10,000 15,000 ये सब। और कुछ हम्म, टाइम बाद उसी सती प्रथा को बैन करने के बाद केसेस ऑलमोस्ट जीरो हो गए।
तो इससे लोग एक नैरेटिव पेंट कर रहे हैं कि मतलब सॉरी एक आइडिया पेंट कर रहे हैं कि ये जो पूरी सती प्रथा हमारे रिलीजन से आ रही है, फोर्स किया जाता था औरतों को, ये सिर्फ इसीलिए किया गया टू डिफेम हिंदुइज्म। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इस पे मैं 3-4 चीजें पूछ लेता हूँ लोगों से और उसके जवाब लोगों के पास नहीं होते। आप ये कहते हैं ना कि हमारी बहुत समृद्ध संस्कृति थी, हम तो स्त्रियों को देवी मानते थे, हम कभी ये नहीं कर सकते। तो इतनी समृद्ध संस्कृति होने के बाद भी 1947 में जब संविधान लिखा गया, तभी बाल विवाह क्यों रुका? तभी औरतों को प्रॉपर्टी में राइट्स क्यों मिले? क्योंकि आपकी तो संस्कृति बहुत संपन्न थी, तो आप पहले से ये सब दे सकते थे। उसके बाद ही कंसिडर किया गया कि रेप जैसी एक्टिविटी को क्राइम माना जाएगा। मैरिटल रेप की फाइट अब तक लड़नी पड़ी औरतों को और अब जाके वो कहीं शुमार हुई है। तो ये सारी चीजें जब धर्म और संस्कृति से जोड़ दी जाती है ना, तो कम्युनिकेशन वन वे हो जाता है। ऐसा नहीं है, अंग्रेजों के आने से पहले इस चीज को क्राइम माना ही नहीं जाता था। उन स्त्रियों की पूजा की जाती थी, घर में उन्हें सिंबॉलिकली माता घोषित कर दिया जाता था कि आपकी दादी तो सती हो गई थी। तो अब वो आइडियल है कि अगर दादी हो गई थी तो अब बहू को भी होना पड़ेगा। उसको क्राइम की नजर से केवल अंग्रेजों ने आकर के देखा और पहली बार उसका विरोध भी तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने इस चीज को रोक लगाने की कोशिश की, इसके खिलाफ कानून लाने की कोशिश की। क्योंकि एक कास्टिज्म और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म जब दोनों मिक्स होता है तो प्रिविलेज्ड क्लास ही डिसीजन ले सकता है, बाकी लोग डिसीजन तो ले नहीं सकते हैं। तो वो केवल उनको कॉपी कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब अंग्रेजों ने इस चीज को रोका तब समझ में आया कि हाँ, इसे क्राइम की तरह भी कंसिडर किया जा सकता है। मेरा सवाल ये था सिर्फ इतना सा कि क्या सती होने से पहले उस फीमेल का कंसेंट लिया जाता था? भाई, कोई क्राइम की सजा तो है नहीं कि जो सुना दी गई और आपको माननी पड़ेगी। अगर ये वॉलेंटरी एक्टिविटी है और वॉलेंटरी नहीं भी है तो भी तो किसी और की लाइफ को खत्म करने का जो हक है वो उसी को होना चाहिए। वो अपनी इच्छा से तो ये काम नहीं कर रही है। इसका कोई उदाहरण मुझे नहीं मिलता है शास्त्रों के अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में। और 18वीं शताब्दी के बाद तो वहां भी मैं पढ़ता हूं तो ये कहीं नहीं लिखा मिलता है कि एक्स फीमेल ने अपनी चॉइस से खुद को सती घोषित किया और जलने की कोशिश की। आप सोचिए ना, ह्यूमन बॉडी साइकोलॉजी है। आप खुद को आग लगे हुए कमरे के भीतर भेज सकते हैं। आप खुद 75 डिग्री सेल्सियस, मैं आग की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली की एक्सट्रीम गर्मी में आप धूप में कितने देर खड़े रह सकते हैं? आपकी पहली कोशिश होगी कि आप छाया में जाएं। तो कोई अपने आप अपनी सेल्फ बॉडी को आग में कैसे झोंकने के लिए तैयार हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही पीके तेरी। सो एक और मैं जैसे चीज बोलता हूँ, ये ना ऐसा भी आता है कि कोई ये ना मिशनरी मैन्युफैक्चर्ड था, लाइक ब्रिटिशर्स लाइक क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाहते थे, हिंदुइज्म को डिफेम करना चाहते थे, तो उन्होंने काफी ऐसे मैन्युफैक्चर्ड चीजें रची। हम्म। अर्पित भाई, इस पे आपका क्या टेक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी देखो ना, तो वैसे तो भारत में इतिहास लेखन की परंपरा रही नहीं है, तो कुछ बहुत ज़्यादा लिखा हुआ मिलता नहीं है। पुराण वुराणों से पता चलता है, लेकिन अब उसको हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो नहीं मान सकते। तो एक तो अगर आप वैसे पुराणों के हिसाब से देखो तो महाभारत के अंदर माद्री सती हुई थी। जो वासुदेव की जो पत्नियां थी, जिनमें देवकी भी थी एक, वो भी सती हुई थी। उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद फिर बाद में जो यात्री जो आए हैं, उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लिखे हैं। जैसे कि अगर अल्बेरुनी की बात करें, तो अल्बेरुनी ने भी कहा है कि भारत में किसी स्त्री की पति की मृत्यु के बाद उसके पास 3 ऑप्शन होते थे। या तो वो जीवन भर विधवा रहे, या फिर या फिर एक था कि वो सती हो जाए। एक ऑप्शन और था, कोई 3 मतलब उसने ऑप्शन बताए हैं। और उसमें भी जो कहा था कि जो राजाओं की जो पत्नियां होती थी, उनको तो फोर्सिबली सती होना पड़ता था। वो एक तरह से नाक का सवाल बन जाता था उनके लिए सती होने के लिए। तो हो तो रहा था ये भारत के अंदर। ऐसा नहीं था कि ये अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ, कुछ कहते हैं मुगलों के आने के बाद शुरू हो गया। ऐसा नहीं था, ये चल रहा था। लेकिन अब ये है कि कितना था, मुझे लगता है जहां तक है शुरू में ये एलीट क्लास तक ही सीमित रहा होगा। जैसे अल्बेरुनी लिखता है कि भाई राजाओं के लिए ज्यादा नाक का सवाल था ये, कि उनकी जो पत्नियां हैं वो सती हो जाए, जबकि जो नीचे के वर्ग थे उनके लिए उतना नहीं था। तो ये होता ही ऐसा है कि एक प्रथा शुरू होती है और उसके बाद में फिर उसको धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं समाज के, वो लोग कर रहे हैं, तो फिर नीचे का जो समाज है वो भी उसको कॉपी करने लगता है। तो ये इस तरह से रहा होगा। लेकिन एक जो सवाल है ना कि ये आता कहाँ से है,
जो एक तो ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो तो उसका इन्फ्लुएंस होता ही होता है, लेकिन उसके साथ-साथ एक सुविधा भी होती है, और वो सुविधा ये है कि अ, हमारे धर्म के अंदर ना जो विधवा स्त्री है उसका कुछ आगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो एक बोझ है एक तरह से, क्योंकि आपने उसको आगे विवाह करने की अनुमति नहीं दी। अगर आगे विवाह करने की अनुमति दे दे तो वो एक सेकंड लाइफ शुरू कर सकती है। वो अनुमति है नहीं, अनुमति भी क्या है, क्योंकि आपने जो पवित्रता का जो आपका जो सिद्धांत है वो इतना ज़्यादा आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि एक दूसरे के साथ रही हुई किसी स्त्री को आप अपनाना ही नहीं चाहते। तो आपका जो पवित्रताओं के उसमें खाँचे में वो फिट नहीं बैठता है। फिर दूसरा हम्म, समस्या आती है कि अब वो जीवन भर बैठी हुई है, अब उसकी जो है आपको रक्षा भी करनी पड़ेगी, वरना कहीं कुछ ऊँच-नीच हो जाए तो वो फिर आपके ऊपर कलंक है। और फिर ऊपर से प्रॉपर्टी का मामला भी है कि वो रहेगी तो जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसका उपभोग भी करेगी वो। तो अब कुल मिला के ऑप्शन क्या बचता है कि अगर हमें शास्त्रों के अंदर कोई ऐसी बात मिल रही है जिसका उपयोग करके उसको ठिकाने लगाया जा सकता है, तो वो बेस्ट सॉल्यूशन है। तो वही उन्होंने करा कि उन्होंने कुछ ग्रंथों से देखा कि यार ये तो सती हो रही हैं। ऐसे कर करके कुछ लोगों ने इसको अपनाना शुरू करा होगा कि, और ये बढ़िया ऑप्शन था कि भाई ठिकाने लगा दो, खत्म हो गई कहानी। वो हम्म, वहां से होते होते फिर ये आगे होता हुआ आया है। लेकिन अर्पित भाई, जैसे हम लोग के पास ये वाले इंस्टेंसेस भी है ना, कि जैसे जौहर का और राघव भाई ने बताया था, तो उस समय अगर तो राजा हार गया, ठीक है, और किसी दूसरे राजा ने कॉन्कर कर लिया, तो वुमेन के साथ ड्रेप जैसी काफी सिचुएशंस होती थी, ठीक है। बच्चियों के साथ होता था, लाइक बड़ी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ये सब होता था। तो मतलब जब वो ये देखती थी अब तो हमारी सिचुएशन ऐसी है क्योंकि कॉन्कर हो गए, तो माइट एज वेल जल के मर ही जाते हैं ना। तो जौहर एक तरीके से वो ट्रेडिशनली भी चला आ रहा था, ये तो सो कॉल्ड हमें करना ही है, काफी टाइम से चल रहा था, तो माइट एज वेल डू इट। तो ऐसे भी इंस्टेंसेस काफी होंगे, एटलीस्ट जब मुगल काल में अगर कोई ऐसे राजा वो करता था, तो ये आपको सही नहीं लगता? सही क्या है आई इसमें मीन, यार? मतलब सही मरना, इन द अगर सेंस अब कि ये इतना ही है, मरना ही वॉलेंट्री है तो है। मार के मरो ना यार। स्त्री को आपने इतना लाचार क्यों कर दिया कि उसको बिना कुछ करे ही मरना पड़ रहा है? तुम भी मतलब उसको भी एक है बोलो वॉलेंट्री नाम, एक है जैसे वॉलेंट्री, और एक मुझे होता है आपकी कि नॉन आवाज नहीं आ वॉलेंट्री। रही है, जो पीके भाई है। अभी आ आवाज रही नहीं है? आ हाँ, अब आ रही। हाँ, सो मतलब कि मेरा सिर्फ ये था कि एक होता है फोर्सफुल करना, जिसके रिकॉर्डेड केसेस तो है, लेकिन जैसे जो ऑपोजिट विंग पॉइंट वाले ना, वो बोलते हैं नहीं यार। और जो आप बोल रहे थे बिल्कुल सही है, इंडियन सोसाइटी में पेट्रियार्कल वो थी तो देखिए, लोग इतना ये टाइम बोलते कभी हैं, दिया ही नहीं। लोग ये बोलते हैं, जो राइट विंग जिसको हम कह सकते हैं, वो ये हम्म। बोलता है कि सती प्रथा वॉलंटरी होता था। इसके हमारे पास रिकॉर्डेड प्रूफ्स हैं, आई थिंक इंस्क्रिप्ट्स पे है, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे है, ये सब है। लेकिन फोर्सिबली होता था, इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई इसका प्रूफ नहीं एक है। एविडेंस है, इसका एक एविडेंस है। 1917 में लेखक है बंगाल के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने अपना एक निबंध लिखा, नरीर मूल्य, बंगाली निबंध था। उसमें उन्होंने बताया कि पति की मृत्यु के तुरंत बाद विधवा को नशीला पदार्थ दिया जाता था, उसकी चिता को बांस पर बांध दिया जाता था, पिंजरे में या तो बांध दिया जाता था ताकि वह भागने की कोशिश ना कर सके। और जब उसे जलाया जाता था तो उसकी चीख ना सुनाई दे, इसलिए उस समय पर ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे। हाँ, ये इस पे भी ना, उन्होंने अपने निबंध में लिखा है इस चीज को। तो और अब मैं इस वही उसी चीज से फिर आ रहा हूं, मैं मतलब इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। जब भी आप कहेंगे कि वो वॉलेंटरी एक्टिविटी थी, तो ये कहने वाला ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता है जिसने अपनी आंखों के सामने ऐसा होता हुआ देखा हो। जिन हम्म। लोगों ने देखा, उन्होंने यही लिखा कि वॉलेंटरी एक्टिविटी नहीं। हम्म, जो एक पॉइंट अर्पित ने उठाया, बहुत अच्छा पॉइंट था, मैं उस पॉइंट को भी आगे बढ़ाऊंगा कि एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी था। उस समय फीमेल इकोनॉमी जैसा कुछ भी नहीं था इस देश में, तो विधवा को संपत्ति में अधिकार दिया जाता है, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये कहा, बंगाल में एक प्रचलित दाय भाग करके उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। इसमें ऐसा था कि अगर विधवाओं को संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि उसके पति का अधिकार था, वो अब नहीं हम्म, रहा, तो उसको दिया जाना चाहिए। तो उस एक प्रॉब्लम से बचने के लिए भी इस चीज को इनिशिएट किया जाता था कि अगर इसको मार देंगे तो फिर वो प्रॉपर्टी का हिस्सा जो जाना है वो बच जाएगा, और ये मर्डर जस्टिफाई हो जाएगा एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। हम्म। ओके, ओके। इस पे भी ना, लेकिन लोग फिर वही बोलते हैं, एक तो हर जगह पे ना ये आ जाता है कि ये ब्रिटिशर्स का एजेंडा था, नैरेटिव था। कुछ लोग तो राजा राम मोहन रॉय को भी बोलते हैं कि ये ब्रिटिश एजेंट था, और क्योंकि वो इतनी लाइक उसकी इन्वॉल्वमेंट थी विद द ब्रिटिशर्स, तो वो भी उनके साथ मिल गया टू डिफेम हिंदुइज्म। उसने फैब्रिकेट करी कहानियां,
और इसको एग्जैजरेट किया, तो राजा राम मोहन रॉय, इसको जो लोग कुछ ब्रिटिश एजेंट बोलते थे, ये बात कहाँ तक लाइक ट्रू है या फिर फॉल्स है? नहीं, ब्रिटिश एजेंट बोलने का मैं लॉजिक नहीं समझ पाता हूँ। जैसे अंबेडकर ब्रिटिश एजेंट थे, गांधी ब्रिटिश एजेंट थे, नेहरू ब्रिटिश एजेंट थे, स्वामी दयानंद सरस्वती भी ब्रिटिश एजेंट थे, राजा राम मोहन राय भी ब्रिटिश एजेंट थे। इनके स्टेप्स क्या थे, हम उनको इवेल्युएट करें ना। हम इस चीज को क्यों इवेल्युएट करें कि उनका एफिलिएशन क्या था। अगर एक आदमी कह रहा है कि 12 साल की लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए, तो वो ब्रिटिश एजेंट हो या तालिबानी हो, उसकी बात तो ठीक है। और वो किन लड़कियों के लिए कह रहा है, वो तो हमारे देश की लड़कियां हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। आज जब मैं देखता हूँ नवरात्र में जिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनकी उम्र 10, 12, 13, 14 वर्ष होती है। उससे बड़ी कन्याएं नहीं होती हैं, नहीं बिठाया जाता है बड़ी कन्याओं। और उस समय उस उम्र की लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। 14-15 साल में लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थी। दे आर मेंटली फील लाइक अ चाइल्ड एंड शी हैज अ चाइल्ड। तो ये कितना टफ था उस समय। उस समय अगर इतनी ही संभ्रांत और इतनी ही अपग्रेडेड हिंदू संस्कृति थी, इतनी ही बेहतरीन सनातन परंपरा थी, तो लड़कियों को एज अ सेकेंड जेंडर और सबसे लास्ट पायदान पे क्यों रखा जाता था? डिसीजन मेकिंग में कहीं भी वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है, चॉइस मेकिंग में नहीं है। घर में खाना क्या बनेगा से लेके और घर कहां बनेगा, इस डिसीजन तक भी वो मेल पर डिपेंडेंट है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, भारत में ज्योतिबा फुले और अगर वो नहीं आते या सावित्रीबाई फुले नहीं होते, वो तो ब्रिटिश एजेंट नहीं थे, ऐसा तो मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा हो। अगर ये दो लोग नहीं आते तो लड़कियों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अब आप देखो, ये बहुत कॉमन सी बात है, आपने भी सुना होगा, मेरे क्लास में भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अरे लड़की गाड़ी चला रही है, थोड़ा बच के रहना, है ना, दीदी स्कूटी चला रही है, थोड़ा सेफ रहना। इसके पीछे लॉजिक है। 2000 साल से उनको कोई भी स्टीयरिंग नहीं मिला। पहिए के आविष्कार से लेके बैलगाड़ी का आविष्कार हर कुछ पुरुषों ने किया। लड़कियों को ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए 30 साल हुए, 40 साल हुए मुश्किल बमुश्किल। तो 100 साल तो उनकी जेनेटिक प्रैक्टिस में जाएगा ना। अगर वो आपका एक्सीडेंट कर रही तो इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि 2000 साल तक आपने वो स्पेस नहीं बनने दिया। और आज जब वो स्पेस बना तब आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं लौट के उसी पॉइंट पे आऊंगा कि अगर रिलीजियस इकोनॉमी और रिलीजियस थॉट प्रोसेस आपका बहुत रिच था, तो फिर इस देश की बेटियां क्यों नहीं पढ़ पाई? ब्रिटिश एजेंट थे राजा राम मोहन राय, तो आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं पढ़ाया? गुरुकुल परंपरा में कहीं भी लड़कियों की अटेंडेंस का कोई रिकॉर्ड मिलता है? रामायण से लेके महाभारत उठा लीजिए, छोटी छुट्टियां रख के लड़के ही घूमते दिखते हैं गुरुओं के साथ, लड़कियां तो दिखती नहीं। तो क्या लड़कियां पैदा नहीं होती थी तब? किसी भी बड़े महापुरुष या देवता की बेटी थी, राम जी की बेटी क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उस समय इस चीज का स्पेस ही नहीं था कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन या कहीं पर भी जो नायिका है उसके किरदार को ग्लोरीफाई किया जाए। राधा एकदम निरी ही किरदार है। मतलब अगर महिला का कोई किरदार फेमस भी है तो इसलिए क्योंकि वो किसी एक पुरुष की एक्सट्रीम भक्त थी। कुंती का किरदार है तो वो उनका चीरहरण हो रहा है। तो जब आपने ग्लोरीफाई किया ही नहीं, लिटरेचर ऐसा लड़कियों को मिला ही नहीं कि वो पढ़ के फील करें कि उनके अंदर भी लड़ने की शक्ति आ सकती है, तो उनकी कंडीशनिंग ही वैसी नहीं होगी। अब कंडीशनिंग चेंज हो रही है, अब देश के बैंक से लेके टैंक तक लड़कियां चला रही हैं, तो एक बिलोंगलिंगनेस की फीलिंग आती है। आप इस बात को समझिए कि क्लास में अगर लड़कियां बैठी हैं और पढ़ाने वाला शिक्षक मेल है, और क्लास में अगर लड़कियां बैठी हैं और पढ़ाने वाली शिक्षिका फीमेल है, तो लड़की ये थॉट रखती है कि मैं इस सीट से उस बोर्ड तक का सफर तय कर सकती हूँ क्योंकि मेरी मैम भी तो फीमेल है। पहले कितने टीचर फीमेल हुआ करते थे। तो वो फीलिंग नहीं थी तो विरोध नहीं हो सकता था। विरोध नहीं हो सकता है तो फिर वही होगा जो सोसाइटी तय करेगी। तो अर्पित भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो बात करी थी राघव भाई ने, जो एजेंट वाला जो था ना, तो ये तो फॉर एग्जांपल हम लोग तो इतने छोटे छोटे लोग हैं ना, हम लोग अगर कुछ दोनों साइड के पक्ष की बात करते हैं कि लाइक देश में ये तो बुरा हो रहा है, हम लोगों को भी बोल दिया जाता है अरे ये तो चाइनीज एजेंडा है इनका, ये तो एंटी पाकिस्तानी एजेंट्स है ना, गो बैक टू पाकिस्तान, ये सब हम लोग को कमेंट्स में आकर के ये मैं बोलते हैं। पीके भाई को ये सुन तो नहीं इतनी पा बड़ी रहा थी हूँ। करता एक की तरह आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल। आपको आ मुझे रही तो है? आ रही है, मुझे लगता है राघव भाई को नहीं आ रही। हाँ, मुझे नहीं आ रही हाँ, है बस। ऐसे कैसे? मैं एक बार एक हम बार शायद वापस ज्वाइन राघव कर, भाई आप ना एक बार दोबारा ज्वाइन करो, तब शायद हाँ आपको एक बार आप कनेक्ट हो। एग्जिट मैं करके वो करता हूँ। करना। हाँ,
तो अर्पित, तो आपसे वही क्वेश्चन था, ये तो हम लोगों को भी बोला जाता है, तो ये लोग तो इतने बड़े बड़े थे, अब जैसे सागर ने ही बोला कि कहीं ना कहीं ये कोई हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश थी, तो ऐसे लोग आकर के ये सारी सती को भी इन्वॉल्व, इस एजेंटिज्म को कैसे देखते हो आप? ये एक सीधे सीधे एड होमनिम होता है कि हम्म। अब आपके पास, चूंकि जिसने तर्क दिए हैं उस तर्क को खारिज करने के लिए तो आपके पास कुछ है नहीं, तो अब आप जो जिसने तर्क दिया है उसी को खारिज करने की कोशिश करते हो। ये बहुत पुरानी टेक्निक है कि उसी को बदनाम कर दो, हम्म। उसकी उसी को जो है कुछ ना कुछ ऐसा लेबल चिपका दो कि उसके तर्क तक बात ही ना जाए। हम्म। उसे और ये तो कांग्रेसी लोग बोल दो, उसको जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का बोल दो, उसको बोल दो कि फंडिंग आ रही है कहीं से, या वो अंग्रेजों का एजेंट है। ये हम्म। वही तरीके हैं। वो तो लोग हमें भी बोल देते हैं, लाइक हम अगर कुछ ऐसे देश पे सवाल उठा दे, हिंदू धर्म पे सवाल उठा दे, तो हमें एंटी नेशनल बोला जाता है। अब उस टाइम पे जो ऐसे सवाल उठाता होगा उसको ब्रिटिशर एजेंट बोल दिया जाता होगा। इस पे मेरा टेक ये रहता है कि जैसे आप लेबल करते हैं ना, तो आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे होते हैं। बात सिर्फ राजा राम मोहन राय की नहीं है। क्या राजा राम मोहन राय के अलावा कोई और इसका विरोध नहीं कर रहा था? राजा राम मोहन राय उसका एक सिंबल बने कि उन्होंने उसके लिए लीगल फाइट लड़ी, पर इसका विरोध तो हर लेवल पर हो रहा था ना। अब मैं एक छोटा सा डेटा है मेरे पास, ये 1815 और 1828 तक का डिवीजन वाइज दिखाता है। तो इसमें कलकत्ता डिवीजन में 5000 केस रजिस्टर होते हैं, बनारस डिवीजन में 1165, पटना डिवीजन में 709, ढाका डिवीजन में 610, मुर्शिदाबाद में 260 और बरेली डिवीजन में 193। मोटा मोटा अनुमान लगाए तो 8000 से ऊपर। ये वो डेटा है जो रजिस्टर हो पाया, जिसके बेस पर राजा राम मोहन राय और बाकी लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि औसतन हर साल देश में 9000 से 10,000 महिलाओं का ये डेटा इकट्ठा होता है कि ये सती प्रथा के जरिए इनकी मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो इट्स नॉट फाइट फॉर द रिलीजन, ये उन 10,000 महिलाओं की हत्या के लिए फाइट थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चॉइस बेस्ड नहीं है। राजा राम मोहन राय को आप भले ही एजेंट बता दें ब्रिटिशर्स का, लेकिन बात घूम के फिर वहीं पर आएगी कि क्या वो कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी और उनका रिलीजियस सिस्टम फॉलो कर लो, या वो कह रहे थे कि जिस रिलीजियस सिस्टम को आप जी रहे हो उसके हिस्से में जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको बाहर करो। इन दोनों बातों में अंतर है। वो ब्रिटिशर्स को तो हावी नहीं कर रहे हैं, लड़ तो वो भी हम्म। अंग्रेजों के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो आपके साथ नहीं है, तो वो कैसे फिर अलाइन हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ? लोग, और और पता लोग है तो ये एक भी इसमें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ सागर, हाँ सो फॉर एग्जांपल सबको ना ये वाला ही एस्पेक्ट दिखता है कि राजा राम मोहन रॉय तो सती प्रथा के खिलाफ था, मे बी इसके कुछ रूट्स कहीं ना कहीं ग्रंथों से टाइड अप थे, लेकिन वो जो क्रिश्चियन अटैक्स हो रहे थे ना कि लाइक क्रिश्चियनिटी लाइक सुपीरियर है हिंदुइज्म के, तो वो इसके खिलाफ भी बोलते थे, वो फॉलो करते थे लाइक जैसे उपनिषद्स और लाइक जो आपके उसमें थे ना जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थे, वो बोलते हैं वहां पे सिर्फ वन गॉड, लेट से वन ब्रह्मा की बात है, जबकि क्रिश्चियंस बोलते थे ये तो इनके तो 33,000 या वो जो मिसकंसेप्शन थे ना इतने हजारों भगवान है, तो वो उसके खिलाफ भी बोलते थे ऐसा नहीं है। तो जहां पे उनको डिफेंड करना था हिंदुइज्म को वहां पे उन्होंने किया, लेकिन ये बात कोई देखता नहीं है। लेकिन वो जो जो खराब चीजें थी हिंदुइज्म में उन सबको वो निकाल के फेंकना चाहते थे, जिसमें से एक कोशिश उन्होंने ये करी थी जिसके लिए वो एक सिंबल बने। तो लोगों को ये भी देखना चाहिए कि क्रिश्चियंस के अगेंस्ट भी वो जा करके बोल रहे थे, कभी भी उनको डोमिनेंस वो स्टेब्लिश नहीं करने दिया हिंदुइज्म के अगेंस्ट पे। तो ये चीज मतलब मुझे काफी सही लगी यार, जो चीज अच्छी है उसको अच्छा बोलो, खराब चीजों को निकाल दोगे ऑटोमेटिकली आपका रिलीजन बेटर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जो राइट विंग जो कि सिर्फ टारगेट करते हैं, तो ये एजेंडा या जो नैरेटिव है ये वो सेट कर रहे हैं। कुछ भी खराब है हिंदुइज्म में उनको ये लगता है सब कुछ अच्छा है, बट वैसी चीज है नहीं। राघव भाई ने तो 2 मिनट के मोनोलॉग में काफी सारी चीजें बताई दी कि किस तरीके से पेट्रियार्कल है। और भी अगर कुछ बचता है तो फिर मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट लिख दिए जाते हैं कि उसमें बता देते हैं कि लड़कियों को कैसे कैसे रहना है, पति नहीं रहेगा तो बड़ा भाई नहीं रहेगा तो लाइक फादर रहेंगे। तो इस तरीके से वो चीजें लिखी थी जो कि काफी खराब है, और राजा राम मोहन राय प्रोबेबली ये सारी चीजों को खत्म करना चाहते थे ताकि हिंदुइज्म बेटर हो। तो इस पे अर्पित भाई आपका क्या क्या टेक था? एक्चुअल में कुछ भी जो बदलाव होता था ना, वो बदलाव के लिए जब भी कोई बात होती थी तो वो ये पूरा विरोध होता था हिंदुओं की तरफ से। मतलब जो सोचो कि जो एज ऑफ कंसेंट जब डिसाइड कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, उस समय भी लोग विरोध कर रहे थे इस चीज का कि ये एज ऑफ कंसेंट ये हमारे धर्म का मामला है, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, आप इसमें दखल मत करो। तो उनके हिसाब से तो वो भी उनके धर्म में दखल ही दे रहे थे और वो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। मतलब सोचो कि एज हम्म। ऑफ कंसेंट कैसा कि मतलब
वो शायद 10 से शायद 12 साल करी जा रही थी, कुछ ऐसा समथिंग था कि वो कह रहे थे ये 10 साल बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बढ़ा के 12 साल कर देते हैं लड़की के लिए, कि उससे जो है आप इस एज से पहले आप संभोग नहीं कर सकते, ये बेसिकली आइडिया था। लेकिन उसका भी विरोध हो रहा था कि नहीं, ये हमारे धर्म के अंदर दखल है, हमें करना हो हम अपने आप खुद कर लेंगे, आप दखल मत करो। तो ये इस तरह के लोग थे उस समय पर। तो उसी से पता चल जाता है कि भाई अगर उस समय जो राजा राममोहन राय जो कार्य कर रहे होंगे, उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा। और उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कभी भी, मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ा है, कि धर्म के अगेंस्ट में जाकर उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने धर्म की ही जो बातें थी उन्हीं को निकाल कर रीइंटरप्रेट करा और लोगों को बताया नहीं, आप इस तरह से गलत फॉलो कर रहे हो और ये सही तरीका है। शायद ब्रह्म समाज की स्थापना भी जो उन्होंने करी थी, वो भी इसी उद्देश्य से करी थी कि भाई जो कुरीतियां आ गई हैं उनको हटाया जाए और एक नए तरह का जो है चलन बनाया जाए। तो ये इस तरह से कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी वही है ना कि जो परंपरा चली आ रही है, और धर्म के साथ यही समस्या है कि जो परंपरा चली आ रही है, जिस वजह से भी चल गई है एक बार, उसको जब भी आप चेंज करने चलोगे, आपको रेजिस्टेंस जो है झेलना ही पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ नाम दिया ही जाएगा ब्रिटिश एजेंट का, जो कुछ भी उस समय जो भी आप आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं उस तरह से। एक फन फैक्ट बताऊं मैं, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने ना पब्लिश किया कई ट्रांसलेशन, ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, कथा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद की। और वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं, यार ये सती तो अलाइन ही नहीं हो रही आपके हिंदुइज्म से, ठीक है, तो इसको तो हमें वो हटाना ही चाहिए। और अब ये लोग उसी को इसके अगेंस्ट पे नैरेटिव पे यूज करते हैं कि ये तो हिंदुइज्म को बदनाम करने वाला ब्रिटिश एजेंट है। थोड़ी तो शर्म कर ले यार, थोड़ी सी इतनी तो कर अच्छा लेते हैं ये मैं लोग। मैं इसमें एक चीज नहीं जाएगी। समझ पाता हूँ। मैं इसमें एक चीज नहीं समझ पाता हूँ कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं पैदा हुआ हूँ, मैं 8-9 साल का हूँ और मुझे हिंदुइज्म को पढ़ना है। हिंदुइज्म को ऐसा चीज तो है नहीं कि एक आदमी जो बोलेगा वही हिंदुइज्म है या 4 लोग जो बोलेंगे। टेक्स्ट होगा फुल। तो आप क्या सबसे पहले पढ़ेंगे? मैं अपनी क्लास में पूछता हूँ कि अगर जैसे आप रिलीजियस हो तो आप क्या पढ़ा है आपने अपने धर्म के बारे में? तो लोग बताते हैं मैंने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है। तो फिर उसके ऊपर मैंने कहा क्या लिखा होता है? वो तो एक महाकाव्य है, वो तो कोई रिलीजियस बुक नहीं है। तो मैथोलॉजी हो गई। तो फिर गीता पे आते थे ना, गीता भी ऐसा प्रूफ नहीं करती है कि वो कोई रिलीजियस टेक्स्ट जो आपको दे रही है। तो फिर घूम फिर के बात ये समझ में आती है कि 4 वेद हैं, कुछ पुराण है और कुछ उपनिषद। राजा राम मोहन राय का लॉजिक ये था कि इन चारों चीजों में, ना 4 वेद, ना पुराण, ना उपनिषद, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि जबरन हत्या कर दी जाए जो आप बिल्कुल। कर रहे हो। कहीं भी लिखा हो, ये लिखा है कि पत्नी को मतलब पतिव्रता होना चाहिए। पतिव्रता का अर्थ ये नहीं है कि पति की अगर मृत्यु हो गई, पति कुएं में कूद गया, तो फिर आप अकेले चिता पे चलो या तो फिर कुएं में कूद के मरो। मान लो पति की डेड बॉडी नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में मौत हो गई, तो अब स्त्री को कैसे जलाया जाएगा? उसकी चिता अकेले जलाई जाएगी। कुछ किसी तरह से तो उसको मारा जाएगा ना। पति की बॉडी मिल गई, वो जलाई जा रही है, तब तो सेम टाइम आप साथ में जला दो। लेकिन मिला ही नहीं, शेर खा गया, तो अब क्या पत्नी को शेर के पास डाल के आओगे या उसकी चिता अलग से जलेगी? इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है वेदों में, ना पुराणों में है। और ये पतिव्रता वाली बात भी मनुस्मृति में है, वेद पुराण में कहीं नहीं। तो राजा राम मोहन राय कह रहे थे कि इसको आपने पढ़ा नहीं। और बहुत लॉजिकल बात है, इस देश में 4% ब्राह्मण आबादी को अधिकार था संस्कृत पढ़ने का। महाभारत में एक वर्णन है कि कर्ण का एक छोटा भाई था जिसका नाम था शौण। शौण ने वेद पाठ कर लिया। अब शौण शूद्र था क्योंकि कर्ण भी शूद्र थे। तो महाभारत की सभा में, जिसमें भीष्म पितामह जैसे वीर, गुरु द्रोणाचार्य जैसे अनुभवी लोग और इतने बड़े बड़े महारथी शामिल थे, उन सब के सामने उस 12 साल के बच्चे के मुंह में पिघला हुआ सोना डाल दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो जो रिलीजियस सिस्टम है ना, वो आपको लॉजिक या सवाल करने का अधिकार देता ही नहीं। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि जलाया जाए वेदों में। तो ये बना कैसे? इसका कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है, कहीं ये फैक्ट के तौर पर लिखा नहीं है। तो राजा राम मोहन राय तो बस इसका जस्टिफिकेशन मांग रहे थे, आप नहीं दे पाए, इसलिए फिर ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया। अगर आपके धर्म में, वेद में कहीं लिखा होता तो आप इस पे बहस कर पाते ना, लिखा तो कहीं है नहीं। एंड आई थिंक ये वही चीज थी कि उस टाइम पे लोगों का इतना एक लगाव था ना, या अटैचमेंट थी ना अपने हिंदू धर्म से, कि कोई भी पर्सन आके कुछ भी उसके अगेंस्ट में बोल रहा है। अब ऑब्वियसली इतने सारे ग्रंथ लिखे गए इतने हजारों साल के पीरियड में, ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो कि क्रिटिसाइज करने लायक होंगी।
जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी किया। जहां भी आपको कुछ क्रिटिसिज्म दिख रहा है किसी भी ग्रंथ के ऊपर, उसको अगर एक पर्सन कॉल आउट कर रहा है तो उस पर दिक्कत क्या है, और अगर कोई कर दे तो उसको एंटी नेशनल या फिर ब्रिटिश एजेंट बोल दिया जाता था। तो ये अभी भी चल रहा है, आज के टाइम पे भी चल रहा है। तो इससे मेरा एक सवाल आता है कि आज के टाइम पे ऐसी कौन सी आपको प्रैक्टिसेस दिखती हैं जो कि हमने लेट्स से नॉर्मलाइज कर रखी हैं और जिनको अबॉलिश होने की जरूरत है, जस्ट लाइक वी अबॉलिश सती प्रथा। आज के टाइम पे ऐसी कौन सी चीजें हैं? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा यार, विवाद हो जाए कर कोई लेंगे बहुत ऐसे प्रॉब्लम कोई है इस सिस्टम में। मुझे लगता है कि ये जो कांवड़ यात्रा चलती है ना शिव की भक्ति के नाम पर, इसका मुझे कोई ना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं दिखता है। जब मैं अगर आप भक्ति की ही बात कर रहे हैं ना, तो मैं भक्ति मार्ग के कवियों को पढ़ता हूं, मैं कबीर को पढ़ता हूं, रहीम को पढ़ता हूं, रसखान को पढ़ता हूं, तो उन सबका आउटपुट यही है कि भक्ति बहुत ही व्यक्तिगत मसला है। मतलब कृष्ण की भक्ति में मीरा अगर शामिल थी और वो उसमें डूबी थी, तो ये रिश्ता मीरा और कृष्ण का था, इसमें किसी तीसरे को दिखाने का कोई अर्थ नहीं था। अब आप देखो कांवड़ यात्रा में 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे जो सेक्सुअल चीजें दिखा रहे हैं करके, जिस तरीके के वो जेस्चर्स दे रहे हैं, कितना मतलब डिजास्टर है। आप इमेजिन करो कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो, आपकी बहन आपकी माँ आपके साथ कार में है और आप इस पूरे हुजूम के बगल से गुजर रहे हो और हजारों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में लोग उनके समर्थन में हैं। ऊपर डीजे पे 2 महिलाएं उन कपड़ों में नाच रही हैं जो कपड़े हिंदू धर्म के हिसाब से नैतिक नहीं है। हालांकि इसमें मेरा कोई टेक नहीं है कि लड़कियों के कपड़े के लिए मैं कोई डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं हूं, पर मैं आपके बेस पर कह रहा हूं कि आप जिन चीजों को नैतिक नहीं मानते हैं उन कपड़ों में डांस हो रहा है और आप किस किस तरीके की मतलब हरकतें करके दिखा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे? लाइक मुझे तो, मैं जब भी देखता हूँ ना ऐसी यात्राओं को, तो मुझे तो लाइक मेरे माइंड में से फर्स्ट थॉट यही आता है, इसका पर्पस है क्या, क्यों चल रहा है ये? अब इतनी लंबी यात्रा कर रहे हो पैदल, देखो कुछ लोगों का तो ऐसे रहता है कि ना उनका एक एंटरटेनमेंट सोर्स भी बन चुका है। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये ट्रू है। हाँ, मैं जितने भी मान रहा आपको, हूँ। है ना, तो ये जितने भी आपको लोग दिखेंगे ना, लाइक मोस्ट ऑफ देम आई वुड से आर अनएम्प्लॉयड। इनको कुछ है नहीं करने को लाइफ के अंदर, ये बस निकल लेते हैं यात्रा पे और इनको फिर जाता है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट फूल बरसाती है इनके ऊपर, इनके लिए डेडिकेटेड लाइंस बनाई जाती हैं। अब इस पे भी अगर मैं कुछ बोल दूं कि इतने रिसोर्सेज जो अपनी गवर्नमेंट के या अपने देश के टैक्स मनी जो यूज हो रहा है, इसके लिए क्या हम कंसेंट दे रहे हैं? मैं तो नहीं दे रहा हूं कंसेंट। तो इसमें मैं तो इसके मैं गवर्नमेंट को इसका एक सॉल्यूशन देता हूं कि आप जितना पैसा इस यात्रा पे खर्च कर रहे हैं, आप लोगों को, आपको लगता है हिंदुइज्म बहुत अच्छा है, आप लोगों को रिलीजियस एजुकेशन दीजिए, आप पढ़ाइए, आप वेद पढ़ाइए, आप पुराण पढ़ाइए, आप उपनिषद पढ़ाइए, आप लोगों को पढ़ाने पर खर्च कीजिए ना। गवर्नमेंट की एक भी सिंगल स्कीम नहीं है जो लोगों को रिलीजियस एजुकेशन फ्री में देने की बात करती है। बिल्कुल। मैं एक अभी आपको कल का केस बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विधायक हैं, पासी समाज से आती हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के भीतर एक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ का फंड पास कराया। फंड पास हो गया, मंदिर बनने लगा। जिस दिन मंदिर बनने के बाद पूजा हुई, उस दिन उनको पूजा में बैठने नहीं दिया गया, ये कह के कि आप दूसरी कास्ट से हो या आप लोअर कास्ट से हो। अब आप सोचो कि यार ये तो मतलब ड्रॉप हो गया क्या? अर्पित भाई, इस पे हाँ वो हाँ। शायद डिस्कनेक्ट हो गया। आपका वैसे क्या ओपिनियन है ये कांवड़ यात्रा के ऊपर? कांवड़ यात्रा यार, एक तो इसका कोई भी अब आप सोचो ना स्क्रिप्चर, कितना हाँ। डिजास्टर है ये चीज कि वो महिला गरीब भी नहीं है, पावरलेस भी नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है इस देश में एक विधायक की, उसके पास अपना सिक्योरिटी सिस्टम भी है, पुलिस उसको एक गनर भी देती है, उसको वोट भी उस विधानसभा में दिया होगा हजारों लोगों ने, उसके बाद भी आज उस रिलीजियस प्रैक्टिस में शामिल नहीं हो सकते। तो जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं लोगों को, आप धर्म जिस दिन
क्यों खत्म हुआ हमारा धर्म क्यों मतलब इस तरीके की तमाम फालतू चीजों में इंक्लूड हुआ, उसका सिर्फ एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि किसी ने पढ़ने दिया नहीं। 4% लोगों ने संस्कृत पढ़ी, किसी और ने पढ़ा तो उसको पढ़ने नहीं दिया। शिक्षा का अधिकार केवल एक समाज तक सीमित रहा, तो उसने अपने लिए बेहतर चीजें डिजाइन की और बाकी सबके लिए ऐसी कुप्रथाएं बना दी। और किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट था भी नहीं ना। जैसे अभी भी अगर आप देखोगे, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं या फिर धार्मिक बोलते हैं, किन्होंने गीता पढ़ी भी है या उपनिषद अपने पढ़े भी हैं, उनको मतलब है ऐसे अपने रिचुअल से, अपने कर्म कांडों से, कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कोई बाबा मिल जाए जो उनको कुछ टोटका बता दे। तो ये बस एक धर्म आज के टाइम पे बन गया है, काफी सालों से भी बन गया था। वो है कि हमें एक होप मिल जाती है, लेट्स से, एक कि कोई हमें देखने के लिए बैठा है, और वो होप ट्रांसफर हो जाती है फिर किसी गुरु या बाबा के अंदर, और जो भी गुरु बोलता है वो लोग मान लेते हैं। जब से भक्ति मूवमेंट भी शुरू हुई, हाँ आ गया ना राघव भाई, गेस कुछ फोन आया हुआ है शायद उनका, म्यूट पे है। राघव हाँ, भाई अब, अच्छा हाँ हाँ उसमें। सो तो जैसे अर्पित भाई, हाँ हम्म, सो लाइक मेरा ना एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन है, लाइक ये कावड़ पे मैं ऐसी रिसर्च कर रहा था एग्जैक्टली क्या करते हैं। आप इस पे बताना कि मतलब कि मैं गलत हूं या क्या। अब जैसे मैं तो ऐसे हार्डकोर एथिस्ट हूं ना, मेरे को तो ये सब कर्म कांड और ये ट्रेडिशन पे बिल्कुल वो नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैं देखता हूँ शिव को, मैं एक वो नथिंगनेस के शेप में देखता हूँ, कोई वो हार्डकोर भगवान तो है नहीं, ठीक है। तो ये जर्नी होती है, आप गंगा वाटर को ऐसे एक प्यूरिफिकेशन टाइप में आप वो लेते हो कि गंगा वाटर से आप प्यूरिफाई होते हो। आप अपने ईगो को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक के लेकर के जाते हो। जब वो शिव मिलते हैं जो कि रियल सत्य है, आप वहां पे जाके गंगा वाटर से वो करके आप पवित्र होते हो। होता अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये रिलीजियस वैल्यूज और ट्रेडिशन में इतना इंक्लाइंड हो जाते हैं कि अब वो डीजे बजा रहे हैं वहां पे, लड़कियां नचा दे रहे हैं बस में चढ़ करके। आपका ईगो तो यही भूखा है ना, तो इसी ईगो के साथ आप घर से निकले थे, 200 किलोमीटर ट्रेवल किए, उसी ईगो में बस एक फॉर्मेलिटी के लिए गंगा चढ़ा दिया आपने। तो आपका वो स्पिरिचुअल सेंस कहाँ गया? ईगो तो आप वापस घर लेके जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं हुआ कावड़ यात्रा का। तो जो राघव भाई बोल रहे थे कि अगर थोड़ा सा ढंग से पढ़ाई दे, थोड़ा सा एक दूसरे वे में देखे इन सारी चीजों को, तो मे बी वो उनके लिए बेटर होगा। बट जैसे आप किस तरीके से देखते हो कावड़ यात्रा को? मतलब मेरा तो लेंस ऐसा है देखने का। मेरे हिसाब से तो पूरा ये उधम करने का लाइसेंस बन चुका है आज की डेट में। हम्म और पूरा समझो सरकारी मशीनरी सरेंडर है आपके सामने, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप चाहे गाड़ी तोड़ दो, चाहे किसी को पीट दो, कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये एक तरह से मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मतलब पुलिस वाले के सामने एक बाइक पर चार चार लोग बैठ के बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, और पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है उसको कुछ कह दे। ये हम्म दो चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? मतलब रिलीजन के नाम पर आप किसी को इतनी छूट कैसे दे सकते हो कि वो देश के संविधान को, कानून को, सबको ताक पर रख दे? ये सोचने हम्म वाली बात है। जो खुद धार्मिक लोग हैं उनको खुद को सोचना चाहिए कि वो क्या पिक्चर पेश कर रहे हैं अपने धर्म की दुनिया के सामने। जो दुनिया देख रही है वो क्या सोच रही होगी कि मतलब धर्म जो है आपका, वो संविधान से भी ऊपर है। उसके लिए हम्म उसके आगे संविधान भी कोई मायने नहीं रखता। ये चीज प्रेजेंट करी जा रही है। और ये इसका इतिहास अगर देखा जाए ना, कांवड़ यात्रा को, ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। ये अभी मतलब मेरे देखते देखते बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वरना तो अगर बहुत पुराने इतिहास में जाए तो मतलब 100 साल पुराना भी इतिहास नहीं होगा। और ये शुरुआत हुई है इसकी यहाँ पर, ये जो बैजनाथ धाम है, अब शायद छत्तीसगढ़ में पड़ता है शायद, जहां तक मुझे जानकारी है। वहां पर कुछ लोग जो है गंगा जल लेकर जाकर चढ़ाया करते थे। बहुत थोड़े से लोग होते थे और वो ही सावन के टाइम का होता था। वहां से फिर ये यहाँ कुछ लोगों ने शुरू कर दिया, यहाँ हरिद्वार से गंगा जल लाके चढ़ाने शुरू कर दिया। देखते 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 आज ये इतनी बढ़ गई है कि इस पर क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। और अब तो जो है इसको जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके ऊपर पुष्प वर्षा कराई जा रही है, उनके लिए पूरे अरे हाईवे समर्पित अब कर दिए तो जा रहे इसमें हैं। ना एक ऐसी चीज आ गई कि अब प्राइवेट कंपनियां इन्वॉल्व हैं और वो बाकायदे कांवड़ ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रही हैं। अच्छा ये चीज नहीं पता चली। ठीक है, मैं अपने अपने बचपन की याद करता हूं तो मेरे घर से भी लोग जाते थे, लेकिन मेरे घर से वही आदमी जाता था जो बहुत अधिक धार्मिक था, पूजा करता था, किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। और मतलब वो वैसा आइडियल जो एक स्टेज है ना रिलीजन की, कि बुजुर्ग व्यक्ति ही यूजुअली जाते थे, या जो अपनी घरेलू कामकाज से मुक्त हो चुके हैं वो जाते थे और वो आते थे। अभी मैं देखता हूं कि मतलब अडल्ट नहीं हुए हैं जो बच्चे,
जिनको स्कूल जाना चाहिए था वो 10-10 दिन 15-15 दिन ट्रेवल कर रहे हैं। और किस बात की कांवड़ यात्रा यार, आप बाइक से जा रहे हो, आप रथ से जा रहे हो, आप कार से जा रहे हो। मतलब आपने तपस्या को कन्वर्ट कर दिया एंटरटेनमेंट में, और एंटरटेनमेंट बिल्कुल में आपको जो कुछ चाहिए था भूत से लेकर के भीड़ तक सब कर रहे हो बिल्कुल आप। वो चीज जो बिल्कुल सोसाइटी में पुलिस के हिसाब से, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जिस चीज के लिए शाहरुख खान का बेटा जेल जाता है, उस चीज को ओपनली करने के लिए एक भी कांवड़िया 1 घंटे के लिए भी पुलिस हिरासत में नहीं जाएगा। और ये दोनों चीजें एक देश में हो रही हैं। ये तो पुलिस वालों को शाहरुख का पीट बेटा दिया जेल जाएगा ना जाएगा राघव क्या? भाई। हम्म? पुलिस वालों को पीट दिया जाएगा ना उन्हीं की वैन से निकाल करके, तो इसलिए वो मैं नहीं तो कर यही रहा कह रहा था कि जिस समय शाहरुख के बेटे को पकड़ा गया था उसे कहना चाहिए था कि वो कांवड़ लेने जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। वो थोड़ा अर्ली हो जाता, सावन नहीं चल रहा था उस टाइम, वो झूठ पकड़ा वो जाता। सिस्टम हैंग हो जाता, समझ नहीं आता कि इसका क्या जवाब हो सकता है। नहीं पता, ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। पता है मतलब कोई भी आपको इलीगल काम करना है ना, कोई आपको ऐसे धर्म के चोले में बस आ जाओ, जैसे ये अघोरी बाबा वगैरह होते हैं, मैंने ऐसे कितने ऐसे केसेस देखे हैं। मतलब ये वायलेंट हो जाते हैं, या फिर वहां पे जो होता था ना, क्या कहते हैं उसको, गंगा के, हतूरा। नहीं नहीं यार, इतना मेजर इवेंट होता है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, कुंभ अरे वो मेला। महाकुंभ, महाकुंभ। कुंभ मेला, हाँ, तो कुंभ मेले के अंदर भी ऐसे कुछ अघोरी बाबास वगैरह आते थे, वायलेंस कर रहे हैं, कमिट लाइक रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, लॉ ब्रेक कर रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मतलब आपको सिर्फ एक धर्म का चोला पहनना है और आप कुछ भी कर सकते हो देश के अंदर, अब लॉ आपके नीचे है। तो ये इतनी प्रॉब्लमैटिक चीज है, इसका सॉल्यूशन मुझे लग रहा है कि कैसे निकल के आएगा। और पता है प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है अपनी पॉपुलेशन के अंदर। जैसे हम बार बार गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं ना कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है, ये सब गवर्नमेंट वही करती है जो लोग चाहते हैं, और नहीं, जैसे ऐसा लोग नहीं है, चाहते ऐसा इस पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता। हैं, अगर लेकिन लोगों सिर्फ की ऐसा होता, गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ये सोचे ही नहीं कि रैशनल कैसे हुआ जा सकता है, वरना गवर्नमेंट धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा को प्रमोट नहीं करती, गवर्नमेंट अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबाओं को स्पेस नहीं देती। आप सोचिए ना कितना अनसाइंटिफिक है। मैंने जब पहली बार फ्यूचर एज्यूम किया था कि कोई फ्यूचर देख सकता है, तो मुझे केवल डॉक्टर सिद्धांत आर्य और क्रिश मूवी ही ध्यान आती है, जिसमें उसको बनाने के लिए इतना बड़ा कंप्यूटर बनाना पड़ा। अभी एक आदमी पन्ना उठाता है, पर्ची लेता है और लिख देता है, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो आदमी कह रहा है कि नासा के साइंटिस्ट से मेरा डिस्कशन चल रहा है और उनको भी मैं अपनी सेवाएं दूंगा कि वो नासा से स्पेस में कैसे काम करें। और फिर वो बता रहे हैं हम पढ़े लिखे तो है नहीं। वो आदमी अपने हाथ में नंबर डायल करके हनुमान जी से बात कर ले रहा है, और इसको मानने वाले इस देश में 10 करोड़ लोग हैं। तो मेरा सवाल ये कि गवर्नमेंट नहीं चाहती होगी लोग मूर्ख बने। अगर नहीं चाहती होती तो उनको जागरूक करती ना, समझाती। मोदी जी थोड़ी बोलते कि मैं 70-75 साल का आदमी और 26 साल का 27 साल का आदमी मेरा भाई है। वो उस चीज के आगे भारत में नियम बना कि आप इस तरीके से चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स पे लिख के आता है ना, कैंसर की दवा। इस देश में रामदेव ने कोरोनिल बेच दी कोविड की दवा बता के, और पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग मर गए, और हमारे यहाँ बिक गई। लोग खा के चिल थे कि अरे कोरोना ही खा लिया, अब क्या कोरोना होगा, और खा के मर गए लोग। तो हमारे यहाँ जब तक, हमारे यहाँ फसाई को 8 साल बाद पता चला कि जो आपकी ये सॉफ्ट ड्रिंक है जिसको क्या तो नाम है उसका, रेड बुल, वो एनर्जी ड्रिंक नहीं है। तो हमारा सिस्टम इतना स्लो काम करता है ना, इतना स्लो काम करता है कि जब आदमी मरने की स्टेज पे आ जाता है तब उसे पता चलता है कि अच्छा इसको तो ऑक्सीजन की जरूरत थी, ओ नो ये तो मर गया। बिल्कुल। लेकिन मैं ना एक ऐसा सिनेरियो देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो कि मैं आपको किसी स्टेट का सीएम बना देता हूँ, या फिर मैं आपको पीएम ही बना देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि देश में ना तरह तरह के अंधविश्वास चल रहे हैं, लॉज ब्रेक होते हैं, धर्म के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। अब आपके सामने लेट्स से धर्मेंद्र शास्त्री, ये सॉरी धर्मेंद्र कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री, है ना। तो अब ये पर्सन आपको दिख रहा है कि अंधविश्वास फैलाने में लगा हुआ है, वो फोन पे हनुमान को टेलीफोन लगाता है, ये सब जो भी है। अब एज अ पीएम आपकी जो एक इनर वो है, वो कहती है कि हम, मुझे इस पर्सन को बैन करना है, मुझे इसको बोलने से रोकना है, लेट्स से। लेकिन जब आप ये एक्शन लेने जाओगे, लेकिन अब फिर आप देख रहे हो किसी करोड़ों की संख्या में ना फॉलोइंग है,
जो कि हो सकता है कि सड़क पे भी आ जाए, समझ रहे हो? तो आप इसको टैकल करोगे कैसे? मतलब ये कैसे रोकी जाए धर्म की जितनी भी हरकतें होती हैं? मेरा कहना है कैंसर को फर्स्ट स्टेज पे क्यों नहीं रोक रहे हैं आप उसको सिक्स्थ स्टेज पे पहुंचने क्यों दे रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं धीरेन्द्र शास्त्री घंटे 2 घंटे में बड़े हो गए। स्टेट मशीनरी से लेके और सेंट्रल मशीनरी तक का सपोर्ट है। इंडिया में फॉरेन फंडिंग गवर्नमेंट ने बंद कर दी बहुत सारे एनजीओ की। धीरेन्द्र शास्त्री के ट्रस्ट को फंडिंग मिलती है फॉरेन की, वो भी सेक्टर क्या है उसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में रिलीजियस और दूसरे ब्रैकेट में हिंदू। फिर मैंने चेक किया कि भाई इसमें ऐसी कैटेगरी भी होगी कि रिलीजियस फंडिंग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी भी होगा, तो मुझे कहीं ढूंढने पे नहीं मिला। रिलीजियस फंडिंग आप केवल एक सेक्टर में ले सकते हो, वो है हिंदू। और वो फंडिंग अगर इंटरनेशनली धीरेन्द्र शास्त्री को मिल रही है, तो मेरा सवाल ये कि भारत के अलावा हिंदू धर्म और किस देश में प्रचारित हो रहा है, तो आपको कोई फंडिंग क्यों देगा? इसीलिए देगा ना कि आप रीरूट कराती है गवर्नमेंट पैसा। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के बढ़ने से सरकार को क्या फायदा है। वो जिस एजेंडा में बात कर रहा है दैट टोटली बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंडा। जब कोई मुझसे कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं पूछता हूं अभी क्या मुस्लिम राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? देश की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, हर दूसरी गली में मंदिर है, सरकार इतने बड़े बड़े रिलीजियस इवेंट करा रही है, देश में शंकराचार्य चारों सवर्ण है, तो हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। अब आप ऐसा क्या बदल दोगे हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद जो आज नहीं है? तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अब सोचो आप उसका चार पता है राघव शंकराचार्य भाई, हैं। राघव भाई जैसे एक वो थोड़ा राइट विंग वाला मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, और इस पे अर्पित भाई आप भी फिर वो थोड़ा सा इसमें देना। तो उनका ये पॉइंट है, अभी तो हिंदू राष्ट्र है बट ऑलरेडी हम बटे हुए हैं, वही अपने 4 वर्णों में, कास्टिज्म में, बट हम डिवाइडेड है। सूनर और रादर देन लेटर मुस्लिम की पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, ऑल्दो डेटा भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, और एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपकी पॉपुलेशन कम होती है हर जगह पे। लेकिन वो बोलते हैं अगर कुछ जैसे स्टेट्स में या कुछ सिटीज में मुस्लिम की डोमिनेंट पॉपुलेशन है, तो ऐसे ही अगर इंडिया के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट जगह पे अगर मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो फिर वोट वो देंगे हिंदू लीडर्स को नहीं, बट की जो मुस्लिम लीडर्स है उनको, और उस तरीके से हिंदू राष्ट्र थोड़ा सा डगमगाएगा। तो इस पे आप दोनों प्लीज अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज बताना, कैसे देखते हो आप लोग इसको? भाई आप सेकुलरिज्म को क्यों नहीं प्रमोट करते? आप क्यों जो है आपका दिमाग कम्युनलिज्म पे ही क्यों चलता है? आप ऐसा मुस्लिम्स अगर नहीं करते, लाइक हिंदूज करते हैं, फिर भी थोड़े लिबरल है, लेकिन मुस्लिम्स थोड़े कट्टर है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो एजुकेशन एजुकेशन की बात है ना, एजुकेशन अगर एजुकेशन होगी। की एजुकेशन की बात है अर्पित भाई। मैं बस एक पॉइंट इसमें ऐड करूंगा कि अर्पित भाई अगर कोई पागलपन कर रहे हैं, तो मैं इनसे ज्यादा पागल होके दिखाऊंगा। अगर ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा तो सब पागल ही। सही यही चल बात। रहा है, और यही चल रहा है। ये लॉजिक नहीं हो सकता ना कि वो 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो मैं 7 करूंगा। तुम्हारे पास खिलाने के लिए 2 बच्चों को नहीं है और उनके पास भी नहीं है, तो तुम कंपटीशन उस चीज में करो ना। तुम 2 बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दो। सही बात। कंपटीशन कभी हो ही, मूर्खता का कंपटीशन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जीत हो ही नहीं सकती है। ये जब आपको ये चीज बताई जाती है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या वो पॉपुलेशन हम पर हमला करने के लिए बढ़ रही है? ये वही देश है जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा आदमी राष्ट्रपति भी बना और उसने न्यूक्लियर मिसाइल बनवाई, तो इसलिए थोड़ी बनवाई कि भारत के हिंदुओं को मार देगा। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए डेवलप की गई। ये देश है जिसमें एक सिख भी प्राइम मिनिस्टर बना। तब ऐसी कभी बात नहीं हुई कि ये देश सिखों का हो जाएगा। आज पता नहीं कैसे, मैं एक चीज को इमेजिन ही नहीं कर पाता हूं कि ये देश इतना टैक्स देता है, पीएम को सैलरी देता है, पीएम 18 घंटे काम करते हैं, और काम क्या करते हैं? हर दूसरे दिन मैं देखता हूं कि वो एक बड़ी सी आरती की वो लेकर के और किसी मंदिर में जा रहे हैं। इस काम के लिए तो हम सैलरी नहीं देते ना। वर्शिप इज वेरी पर्सनल पर्पस। आप सोचो, आप बैंक जाओ पैसा निकालने के लिए और कैशियर बोल रहा हो कि मैं 2 घंटे अभी चालीसा पढ़ने के लिए बैठा हूं अगरबत्ती जला करके, और मैं 2 घंटे बाद पैसा दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? ये वही काम पीएम कर रहे हैं। अब पीएम मंदिर जा रहे हैं, उनके पीछे पूरी ब्यूरोक्रेसी मंदिर जा रही है जिसकी सैलरी उसको नहीं मिल रही है। इसके पीछे पूरा मीडिया मंदिर जा रहा है जो मीडिया का काम नहीं है, और हम बैठकर एक दूसरे आदमी को भगवान की पूजा करते हुए देख रहे हैं, और इससे हमें लग रहा है कि देश का विकास हो जाएगा। मतलब कितना अनसाइंटिफिक है, कितना, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है यार। मोदी जी के पूजा करने से पुण्य तो उन्हें मिलेगा ना, शास्त्र तो यही कहते हैं कि मैं पूजा करूंगा पुण्य मुझे मिलेगा।
और अगर उनके पूजा करने से पूरे देश को पुण्य मिलेगा तो बंद करा दो मंदिर। हम कह रहे हैं वो खाली पूजा करें 24 घंटे मैं इस पे और हम मैं इस सबके लिए अच्छी कामना करें। मैं इस पे ना एक मैं रील देख रहा था, उसमें पता है क्या लॉजिक दे रहे थे कि जो मोदी जी है ना वो अवतार हैं, ठीक है, विष्णु जी के या पता नहीं कल की अवतार हैं किसके हैं, तो जब वो पूजा करने जाते हैं ना तो वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एक अवतार पूजा करता है तो वो पूरे देश के हित के लिए पूजा कर रहा होता है, और ये लोग बिलीव करते हैं। मैं जब कमेंट सेक्शन देखता हूँ ऐसी रील्स के, बिल्कुल सही कहा प्रभु, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, ये बात तो नहीं समझ पाते हैं ये वामपंथी लोग। मतलब ये ऐसे डिसबिलीफ लोग पाल के बैठे हैं, और वैसे इसका क्या कोई वो फायदा क्या हुआ ये इतने 12 साल जो पूजा पाठ करी गई, इसका कुछ फायदा भी बता दो मेरे को। अच्छा एक पॉइंट और है, एक पीओवी और है इसमें ना, और मेरा एक जैसे वो मुस्लिम पॉपुलेशन को लेके था सागर, है ना, हाँ एक वो हाँ मुस्लिम पॉपुलेशन को था, ताकि अपन उसको कंप्लीट कर ले वो वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने ना यूरोप का मैंने एग्जांपल देखा, ठीक है, इमिग्रेशन की काफी प्रॉब्लम है, और हम लोगों का एक कॉमन फ्रेंड भी है, वो फ्रेंच है, मैं वही बोल रहा पेरिस से ही बिलोंग करता है, राइट। तो अब मैं जब वो बोलता है कि अब मैं जाता हूँ ना और पेरिस की गलियों में आईफल टावर इधर उधर देखता हूँ, तो अब मेरे को सबसे बुरखे में दिखते हैं, या वो जो उनका हिजाब या जो रहता है ना, उन लोग इतना डोमिनेट कर चुके हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी की डेट में शायद बोलते हैं कुछ 10% पॉपुलेशन पे आ चुकी है ऑलरेडी मुस्लिम्स की, और ये हर 2 साल में लाइक डिसेंट रेट पे बढ़ रही है। तो वो बोलते हैं कि यही हाल इंडिया का भी होगा। तो यूरोप क्योंकि इतना इंक्लूसिव था, वो इमिग्रेशन फ्री पॉलिसी में भी था, लेकिन आज के डेट में उसको भी स्टेप लेने पड़ रहे हैं। वो ये बोलते हैं यार, इंडिया सिर्फ एक हमारा हिंदू की सिर्फ एक ही जगह है। आप क्रिश्चियनिटी में देख लो मल्टीपल कंट्रीज है, आप इस्लाम में देख लो मल्टीपल कंट्रीज है, 70-80 जो भी कंट्री है। हिंदू कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश जाते हैं, वहां पे उनको के खिलाफ वो चीजें हो जाती है, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हो जाती है। एक ही तो घर है, यहाँ पे भी अगर आपने इसको नहीं रोका, मे बी रेट बहुत कम है, मे बी आज से 100-200 साल में बढ़ जाएगा, और अगर ये 50-50% पॉपुलेशन पे आ जाती है, तो जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स होंगी, जो पार्ट्स होंगी इलेक्शंस की, वो इनके हाथ में भी चली जाएगी। तो उस केस में आप क्या करोगे? जो आप बोल रहे थे, जो कैंसर का इलाज फर्स्ट स्टेज में होता है, तो वो अभी करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसका सॉल्यूशन ये है कि वो 6 बच्चे कर रहे हैं तो आप 7 बच्चे कर लो। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, और यही वे आउट होगा हमारे लिए। लेकिन हाँ, वो इस तरीके से बोलते हैं। यूरोप का प्रेजेंट केस स्टडी है हमारे पास, और इंडिया में मे बी 100-200 साल में अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूरोप पर्सपेक्टिव। मतलब इंडिया एक आइडिया है जिसके लिए मुस्लिम्स ने भी जान दी है और हिंदुओं ने भी जान दी है। उस समय ये डिवाइडेशन नहीं था। मैं मुस्लिम और हिंदू की जनसंख्या पर बहस नहीं करना चाहता, मैं इस बात पर बहस करना चाहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े क्यों हो रहे हैं, और ये पिछले 12 साल में ही क्यों हो रहा है, उससे पहले क्यों नहीं था। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होता था कि मेरा जो बगल वाला स्टूडेंट है वो किस रिलीजन से आता है। हालांकि कास्टिज्म डीप रूट था उस समय, पर रिलीजियस हेट नहीं थी। आप कास्टिज्म को जब एज अ प्रॉब्लम ढकते हैं तो आप एक ही अम्ब्रेला टर्म से ढक सकते हैं, विच इज हिंदू। जिस दिन हिंदू मुस्लिम की फाइट को लोग समझेंगे कि ये गलत है और ये सिर्फ जबरदस्ती कराई जा रही है, उस दिन हिंदुओं को ये देखने का मौका मिलेगा कि बाहर से पहले एक लड़ाई हम अंदर लड़ रहे हैं, विच इज अ डीप प्रिविलेज फाइट। ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा सिनेरियो बना दिया गया है ना, ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम अपने घर में तलवार पे धार लगा रहा है कि बस हिंदू मारना है, और हर हिंदू अपने घर में फरसा लेके बैठा है कि आज मुस्लिम भाई हमला कर देंगे। सिनेमा नहीं चल रहा है। देश को आप मूवीज के प्रोस्पेक्टिव से आप एक फियर डिलीवर करके, हर अब्दुल आतंकवादी होता है ये डिलीवर करके, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है देश में। अगर ऐसा ही है और सरकार को ऐसा लगता है कि मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश के लिए खतरा बढ़ेगा, तो इंडियन आर्मी में मुस्लिम क्यों है? आगे से इलेक्शन का गेम है बस, ये इलेक्शन इट्स का जस्ट गेम अ है, कोई गेम ऑफ लड़ाई वोट नहीं है। पोलराइजेशन। और एक बिल्कुल बात और बिल्कुल। है, इस पोलराइजेशन के लिए मुश्किल से इस देश की 0.1% आबादी ही लड़ रही है। ऐसा नहीं कि 99.9% लोग लड़ रहे हैं। जो लोग लड़ रहे हैं बस उसको दिखाया रोज जा रहा है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ मीडिया नैरेटिव। हमको ऐसा रोज दिखाया जा रहा। आप सोचो, इस देश में थूक जिहाद पर प्राइम टाइम हुआ है और वो फेक हाँ, निकल ट्रू। गया। इस देश, अमेरिका कोविड के लिए चाइना को दोषी दे रहा है, हमारे यहां तबलीगी जमात को दोष दिया जा रहा है। मुस्लिम अपनी दाढ़ी से कोरोना थोड़ा निकाल रहे थे। इस देश में 10 दिन तक ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि कोविड मुसलमानों की वजह से आया है। ट्रू।
ताकि गवर्नमेंट का जो एंगर टुवर्ड्स टू गवर्नमेंट है पब्लिक का, वो डाइवर्ट होके मुस्लिम्स चला जाए। मुस्लिम इस देश की गवर्नमेंट की शील्ड है। हर समस्या के लिए उनको दोषी बनाया जा सकता है। देश में गरीबी है मुस्लिमों की वजह से, देश में कास्टिज्म है मुस्लिमों की वजह से, देश में दंगे हो रहे हैं मुस्लिमों की वजह से, भारत में बेरोजगारी है मुस्लिमों की वजह से, अशिक्षा है मुस्लिमों की वजह से। कोई भी प्रॉब्लम है आप उसका ठीकरा उन पर फोड़ दीजिए और सब बैलेंस हो जाता है। तो ऐसा बहुत दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि देखिए जो इंडिया है, बीजेपी से पहले, कांग्रेस से पहले या आजादी से पहले ये रिलीजन साथ में ही रहते थे। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग रहते थे। आप बहुत सारी जगह देखेंगे इंडिया में मंदिर और मस्जिद अगल बगल बने हुए, बिल्कुल, क्योंकि एक कल्चर था कि दोनों लोग शाम में जब पूजा करके मंदिर से हिंदू निकलते थे, मस्जिद से मुस्लिम निकलते थे, तो वही एक मौका होता था कि सब मिलते जुलते थे। दीवारें सटी हुई थी, कभी रिलीजियस फाइट नहीं थी। मुझे याद है कि मेरे बचपन में जब इलाज की इतनी सुविधाएं नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए मजार पे फूंक मरवाने के लिए ले जाया जाता था। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। पर अब ये नॉर्मल नहीं रहा, क्योंकि आप बहुत ही सुनियोजित तरीके से सिनेमा का दोष कहें या लिटरेचर का दोष कहें, टोपी और दाढ़ी के अंदर से ना हमको एक क्रिमिनल ही दिखने लगा। पहले ऐसा अर्पित नहीं। भाई इस पे, हाँ अर्पित भाई इस पे आपका भी थोड़ा सा डिटेल में पर्सपेक्टिव चाहिए। जैसे जो अभी हम लोगों ने बात करी कि यूरोप का एक केस देखा, वहां पे बढ़ रही है और लाइक ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप देखना वीडियोस भी आप देखोगे तो आपको बुरके वाले पार्क में ज्यादा दिखेंगे। तो अब उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था यूरोप का, लाइक जो यूरोपियंस थे, वो हैम्पर हो रहा है। तो इंडिया में भी अगर ये होता है और लेट्स से अगर मुस्लिम की पॉपुलेशन ही बढ़ जाती है तो वो वोट्स अपने वाले अपने रिलीजन पे देंगे, तो क्या होगा फिर इंडिया का? तो आप इसको कैसे देखते हो? और एक इसको ऐड ना ऑन है दे मेरा इस पे, फिर आप एक बार आंसर करना इस पे। मेरा ना एक ब्रिटिश फ्रेंड भी है, ठीक है, तो वो भी ना बहुत ही लाइक क्रिटिसाइज करता रहता है इस चीज को लेके। पता है हमारी ऐसी बहुत कॉन्वर्जेशंस होती हैं सोशल इश्यूज। तो मैं एक बार उससे बात शेयर कर रहा था कि अपने इंडिया में ना जो सेक्युलर होना है वो लोग उसके अगेंस्ट हैं। लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। सो व्हाट ही सेड इज कि अच्छी चीज है। उसने एग्जांपल दिया पोलैंड का। जो पोलैंड का पीएम है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ऑन मुस्लिम्स या फिर मुस्लिम इमिग्रेंट्स। और क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो अपने कल्चर को, लेट्स से एक यूरोपियन जो कल्चर है वो उनको सस्टेन करके रखना चाहते हैं। और जब भी एक स्पेसिफिक रिलीजन की ओवर डोमिनेंस हो जाती है ना, तो आपका कल्चर भी शिफ्ट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल यूके का जैसे वो है, तो ब्रिटिशर है, तो वहां पे वो कह रहा था कि जगह जगह पे आपको दिखेगा कि वो जो मस्जिदों से जो आवाज आती, क्या कहते हैं उसको, लाइक अजान। अजान, तो वहां बहुत ही ये सब चलता रहता है। सड़कों पे लोग नमाज करने बैठ जाते हैं, या फिर उनका जो मतलब काफी जो कल्चरल चीजें होती हैं वो डोमिनेट करने लगी है अब यूरोप वो को, इम्पोज हो जाती है। rather than their own culture। तो यही बात इंडिया में भी लोग फेयर कर रहे हैं कि अपना जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि जो रिलीजन है ना वो सिर्फ घर तक नहीं रहता है, वो सड़क तक भी पहुंच जाता है। सो इस चीज से लोग फियर कर रहे हैं। और एक और मैं जानना चाहता हूँ, बी आर अम्बेडकर ने ये कोट बोला था शायद कि जो एक मुस्लिम होता है उसकी जो लॉयल्टी होती है वो अपने धर्म के लिए ज्यादा होती है rather than their country they belong to। ये बात उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी? ये एक तो जो जितने भी एनआरआईज है ना, कम से कम उनको तो इस चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो बाहर रह रहे हैं, अगर सोच लो कि कोई यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और वो कहने लगे कि साहब हम तो क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे यार? आपको वहां पर सेकुलरिज्म ही बचाएगा। आपको बिल्कुल। सेकुलरिज्म का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वहां पर बैठकर उस सेकुलरिज्म का फायदा उठाकर आप कह रहे हो भारत में हिंदू राष्ट्र बना दो। ये कैसी दोगली बात है? और दूसरी बात है, जो एक्सट्रीम ग्रुप्स होते हैं ना, वो हर रिलीजन के अंदर होते हैं। वो केवल इस्लाम की बात नहीं है, हिंदुइज्म के अंदर देख लो आप। हिंदुइज्म के अंदर भी तमाम ऐसे बयान आपको बाबाओं के, साध्वियों के मिल जाएंगे जो कह रहे हैं कि भाई तलवारें जो है धार लगा के रखो और ऐसे काट देंगे वैसे काट देंगे। ये अभी वो धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में, उसकी वीडियो मिल जाएंगी आपको। वो खुलेआम जो है वो मारने की धमकी दे रहे हैं। वो ऐसी धमकियां अगर सोचो कहीं कोई मुल्ला मौलवी दे दे तो क्या आतंक मच जाए शहर इसके अपने देश के अंदर। लेकिन वो खुलेआम दे रहे हैं और उससे किसी को दिक्कत नहीं होती। उसको आप नोटिस भी नहीं करते
कि ऐसा कुछ हो रहा है कि खुलेआम एक धर्म के लोगों को मारने की धमकी दी जा रही है और उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं कोई मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ता मिल जाए, कहीं कोई एक आधा कोई एक्सट्रीम कोई आपको बात ऐसी सुनने को मिल जाए, तो आपको लगता है कि लगता है सारे मुस्लिम ही ऐसे हो गए। ऐसा नहीं होता। ये जो एक्सट्रीम लोग होते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, ये थोड़े-थोड़े हर रिलीजन में होते ही हैं। और एक आम आदमी जो होता है वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसकी जीवन में वही सब उठापटक हैं जो किसी के भी जीवन में होती है। मैं तो व्यापार भी करा है बहुत समय तक। मैं बहुत सारे जो मुस्लिम थे उन लोगों से मेरे बिज़नेस टर्म्स रहे हैं। मैंने देखा है वो भी अपने उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं जिन चीज़ों में हम उलझे हुए हैं। उनका भी भई कैसे फ़ायदा हो, क्या नुकसान, नफ़ा-नुकसान के वो भी अपने उसी गणित में उलझे हुए हैं। उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो ये प्लानिंग करेंगे कि भाई हमें ये करना है, वो करना है। किसी के पास टाइम नहीं है। कुछ लोग ज़रूर होते हैं ऐसे। राघव भाई राघव भाई आवाज़ आप नहीं आ रही देख आपकी। मैं कह रहा हूं अगर कनाडा ने सोच लिया कि वो एक ईसाई कंट्री बनेगी हुँ। तो क्या होगा? मतलब सारे वापस आएंगे अपने इंडियंस। पंजाब से ज्यादा पंजाबी कनाडा में है। सही बात है। फाइट ये है ही नहीं यार, फाइट ये है ही नहीं कि एक कंट्री को एक रिलीजन का बना दें या एक शहर एक रंग का होगा या आपके घर में केवल लकड़ी के दरवाजे, मतलब ये चॉइस है। ये चॉइस है और ये आप थोप नहीं सकते हैं। जो कल्चर है, जो आपसी तालमेल है, वो शेप होता है धीरे धीरे। भारत की आजादी के बाद से आप देखोगे लगभग 40 साल तक, 1990 तक, जब तक बीजेपी बहुत मजबूत नहीं थी, पूरा सिनेमा इस तरफ काम करता था। गाने आप सुनोगे कि हम लाए हैं मझधार से कश्ती निकाल के, इस देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। फिर गाने बन रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। फिल्म आ रही है जिसमें एक दोस्त हिंदू है, एक मुस्लिम है। ज्यादातर फिल्में उस दौर में जो बनी वो इस रिलीजियस हेट को खत्म करने के लिए थी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि भारत को आजादी ही दंगे के साथ मिली। तो रिलीजियस हेट है, पर उसको मिटाने के लिए जो काम 40 साल किया गया था, उस पूरे काम पर पानी डाल दिया इस पिछले 10 साल। अब सिनेमा बन रहा है कि बाबर की कब्र खोदेंगे जाके। मतलब ये 40 साल भी नहीं, 1947 के दंगे का हिसाब तो बात लेगा। अब हम 300-400 साल पीछे जाएंगे और वहां से बदला लेना शुरू करेंगे। मतलब मूर्खता की कोई हद नहीं है। कैसे कैसे बदला लोगे? उस समय में घोड़े ने मारा था कुछ लोगों को, अब वो घोड़ा मर चुका है, तो घोड़ा हिंदू मुस्लिम थोड़ी होता है। बाबर की सेना में हाथी थे, तो अब हाथी का कोई रिलीजन थोड़ी होता है। वो फाइट थी, उस समय का डायनेस्टी सिस्टम ऐसा था। राजा लड़ते थे, सेना चाहती थी लड़ना, नहीं चाहती थी फिर भी उसे लड़ना पड़ता था। तो वो रिलीजियस फाइट नहीं है। बाबर इस देश के पूरे मुस्लिमों का अकेला मसीहा नहीं है। कुछ लोगों की मूर्खता का बदला अगर हम अपने देश के लोगों से लेने लगेंगे तो ये 150 करोड़ पॉपुलेशन भी कम पड़ जाएगी। फिर हमें दूसरे देशों में जाना पड़ेगा बदला लेने के लिए। और लोग तो इस पे ये बोलते हैं, जब से ये मूवीज बननी शुरू हुई है ना 2014 के बाद, ये तो खुश हैं इस चीज को लेके कि यहाँ पे दिखाया जाता है अब 2014 के बाद कि मुस्लिम्स में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पाकिस्तान में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और 2014 से पहले को लोग प्रोपेगेंडा बोलते थे और उनका लॉजिक ये रहता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं ना वो कभी नहीं चाहते हैं कि इक्वालिटी हो। हमेशा हिंदूज चाहते हैं कि इक्वालिटी हो, क्योंकि हम एक ओपन रिलीजन थे, हम ज्यादा सेक्युलर थे अपने ग्रंथों के हिसाब से भी, हम ज्यादा मॉडर्न हैं। जो इस्लाम धर्म है वो रिग्रेसिव है। और हम इसी आइडिया को पेंट करने में लगे थे कि हम दोनों एक तरह की सोच रखते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है कि हम दोनों एक तरह की सोच रखते हैं। वो हमसे ज्यादा रिग्रेसिव है। ये पीओवी एक दिया जाता है बाय द पीपल जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और इस पे मैं वही एक बार जानना चाहता हूँ, जो बी आर अम्बेडकर ने ये कोट किया था कि मुस्लिम्स की जो लॉयल्टी होती है वो अपने धर्म के लिए ज्यादा होती है रादर देन देयर ओन कंट्री दे बिलोंग टू। ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना तो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी चीज कि वो ऐसी चीज क्यों बोल। मैं उस चीज की बात करूंगा, पर बी आर अम्बेडकर और सरदार पटेल ने यह भी कोट किया था कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका गांधी की हत्या में हाथ था और इस संगठन को बैन करना चाहिए। सरदार पटेल ने भी कहा था और अम्बेडकर ने भी कहा था। तो अगर मुझे ये वाली बात माननी है तो पहले मैं ये वाली बात मानूंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता ना कि अम्बेडकर की बातों में मैं पिक एंड चूज करूं कि बाबा साहब की किताब का 10वां पन्ना पढ़ूंगा, 11वां नहीं पढ़ूंगा। ये तो नहीं हो सकता ना। अम्बेडकर ने जितनी चीजों को अपोज किया,
उतनी सारी चीजों के सपोर्ट में आरएसएस और बीजेपी था। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल की बात की, करपात्री जी महाराज 1952 में खड़े हो गए कि सरकार नहीं बनने देंगे कांग्रेस की। नेहरू पे प्रेशर बनाया, तब उसको डिले करके धीरे धीरे लाना पड़ा। और हिंदू कोड बिल में क्या था? लड़कियों के लिए प्रॉपर्टी राइट्स मांगे गए थे, विधवा पुनर्विवाह मांगा गया था, बाल विवाह रोकने की बात हो रही थी, दो शादी कोई नहीं करेगा ये बात हो रही। क्या गलत था इसमें? मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा मतलब अंबेडकर को खाली आपने दलित 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 कह के सीमित कर दिया है। वो आदमी इस देश की महिलाओं का पहला आदमी था जिसने फीमेल राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फाइट की। हम्म लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता है, पहला आदमी था जिसने इक्वालिटी के लिए फाइट की। हम्म तो इस सब डलाइमा में अंबेडकर ने 100 बातें लिखी हैं, 99 सही हैं, एक गलत है। मैं अपने हिसाब से तय करूंगा। गांधी ने 100 बातें लिखी हैं, 99 सही है, एक गलत होगी, मैं अपने हिसाब से तय करूंगा। यही वर्शिप मैं नहीं करूंगा। वर्शिप में अंबेडकर की भी नहीं करूंगा, वर्शिप में गांधी की भी नहीं करूंगा, वर्शिप में विचारों की करूंगा। अगर मैं उस विचार से सहमत हूं और वो मुझे लॉजिकली प्रूवन लगता है आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में, तो मैं उसे अपनाऊंगा। गांधी ने कहा था रेल नहीं होनी चाहिए, तो ये बात मैं गांधी की नहीं मान सकता ना। उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा है रेल ना हो, अस्पताल ना हो, कारखाने ना हो, वकील ना हो। कांग्रेस ये बात मान लेगी क्या गांधी की? चांस ही नहीं है। लॉजिकल नहीं है ना। तो हर बात का एक समय होता है, एक टेक्सचुअल एस्पेक्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। उस बात को उस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो ठीक है। बिल्कुल। अर्पित भाई, जैसे इस पे आपका क्या पीओवी है? सो फॉर एग्जांपल, हाँ, कई लीडर्स आए, ठीक है, उनकी कई सारी बातें अच्छी भी थी। और मेरा जैसे पर्सनली अगर मैं बोलूंगा, तो अगर देश में 100 लोग खड़े थे, 100 में से लेट से कुछ लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, और कुछ लोगों को ये पता था कि देश तो आजाद लेट से हो जाएगा, अब तो काफी बड़ा मूवमेंट आ गया है, लेकिन जो देश में जो जहर था जैसे कास्टिज्म, इस पे अगर हमने बात अभी नहीं करी, आजाद होने के बाद फिर से वही सारी चीजें चालू हो जाएंगी। जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी था, उस पे अगर अभी बात नहीं करी, तो ये वापस वैसे ही चालू हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थे, तो आप उसको कैसे देखते हो फिर? चाहे वो गांधी ने मेक किया हो, आम्बेडकर जी ने मेक किया हो, या फिर नेहरू ने मेक किया, तो इस पे आप किस तरीके से देखते हो इसको? तो जो चीज गलत है तो गलत ही है ना, उसको सही कौन कह देगा? हम्म वो क्रिटिसिज्म हो सकता है, वही वो भी इंसान ही थे, और कोई भी जो इंसान है वो 100% सही हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। हम्म गलतियां होती हैं इंसानों से, उसको उस तरह से देखा जाता है। उसमें कोई अंधभक्ति की तरह हमें किसी को अगर मान लो कि गांधी जी की बहुत सारी बातों का समर्थन करते हैं, इसका मतलब ये तो उनकी हर बात का समर्थन करेंगे। हम्म ठीक ऐसे ही ऐसा अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ बातें जो कही गई वो उस समय उस दौर का कुछ कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें कही गई, तो उसको उस तरह से देखा जाएगा। उसको हम आज के दौर से लागू करके देखें तो उसका कोई मतलब नहीं है हम्म ये। और दूसरी एक चीज है कि ये जो कंपटीशन है ना, ये मतलब पागलपन का कंपटीशन है। अगर कोई भी अगर इस तरह का रीजन देकर कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कहा था, तो इस तरह से वो एक फिर वो कंपटीशन पैदा करना चाह रहा है कि हिंदुओं को भी वैसा हो जाना चाहिए, तो ये हम्म तो नहीं, डॉक्टर बेवकूफी का अंबेडकर ने कंपटीशन तो है हिंदू ना। धर्म भी छोड़ और दिया था। हम्म तो सब लोग हाँ बौद्ध धर्म अपना ले, तो बेस्ट ऑप्शन है, फिर ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मुस्लिमों की लड़ाई तो हिंदू से है ना, बौद्ध से तो है नहीं। हम्म सही, आप ही ऐसा सही कहते हो बात ना, है। मैं इस चीज का समर्थन नहीं किया। आप बिल्कुल। अपना लो बौद्ध धर्म, इक्वालिटी भी आ जाएगी, लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। हम्म और सही बात है। बुद्ध तो वैसे ही बोलते हैं नाइन्थ अवतार है, ऐसे हिंदू ने तो कोट भी कर रखा है, राइट? तो ये तो हाँ, आप ही के हैं, ये तो आप ही के हैं, काहे डर रहे हो? मतलब जिस ये लाइक आदमी थोड़ा के एग्जैक्ट लॉजिक्स का वर्जन है। जवाब ये लोग नहीं दे पाए, उसको अपनी ही सिचुएशन में शामिल कर लिया। अरे कहाँ जा रहे हो? बाहर थोड़ी ना जाना है, सब अम्ब्रेला है, हिंदुइज्म के अम्ब्रेला में रहेंगे सब। जैसे वो होता है ना, आप जैसे ओल्ड टेस्टामेंट था, फिर न्यू टेस्टामेंट आया क्रिश्चियनिटी में, राइट? तो एक सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव्ड वर्जन आता है, टाइम के साथ चीजें थोड़ी वो भी होती है। तो एक टाइम पे जैसे राम जी थे, फिर आपके कृष्ण जी आए, उसके बाद बुद्ध आए, और जैसे आप ही लोग मानते हैं, जैसे हिंदुइज्म में मानते हैं, तो माइट एज वेल लाइक अपग्रेड कर लो फिर उनकी टीचिंग से, इट विल बी बेटर इन दैट केस। लेकिन वो ये नहीं मानेंगे। तो इस पे अर्पित भाई आप कैसे देखोगे फिर? हाँ, अर्पित भाई, आ रही है आवाज? आवाज ब्रेक हो गई थी। हाँ क्या कह रहे थे आप?
नहीं मतलब कि मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे अपग्रेड होने की जरूरत होती है, इवन अगर कोई रिलीजियस है उस कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम पे क्या लिखा था 2000 साल पहले हमें नहीं पता है, तो अपग्रेड होती है चीजें, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, तो यहाँ पे भी अपग्रेड हो सकते हैं और ये विद इन आपके हिंदुइज्म के ही अंडर आता है। तो फिर ऐसी क्या दिक्कत आती है कि थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है जब रियल लाइफ प्रैक्टिस में कि ये बुद्धिस्ट है, ये जैन है, ये हिंदू है। ये तो इनको भी अच्छे से पता है कि जो बुद्धा का जो दर्शन है वो इनके ग्रंथों की बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट में जाता है, और इसीलिए बुद्ध को कई जगह पर वाल्मीकि रामायण पढ़ लो आप, तो उसमें तो चोर के समान दंड देने की बात करी गई है। तो अच्छा। ये हाँ, तो ये इनको अरे पता यार। है, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से अपने में समेट लिया जाए। ये मतलब कोशिश करते हैं चारवाकों को भी अपने में समेट ले। बहुत सारे लोग आपको कहते मिल हम्म। जाएंगे हमने तो चारवाकों को भी ऋषि का दर्जा दिया है, लेकिन इनका चारवाका बस लिख नहीं रहे हैं चला, कि ये तो वेदों के गुरु रचयिता नानक तो को भी हिंदू धूम्र धर्म का ही शास्त्र बता ब्रह्मण रहे थे। है। इंक्लूसिव है ना, सब सब वसुधैव कुटुंबकम, राइट, तो सब फिर कुछ इसी अपना में ही है। पीर मोहम्मद बाबा क्यों नहीं आ जाते हैं? जब इतना इंक्लूजन है वो कभी तो भी आने इसको उन्हें भी लगे। शामिल कर लो। कलर कोड डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा, वो ग्रीन पसंद नहीं आ रहा लगता है इतना। नहीं, वो अल्लोपनिषद लिखा तो था, अकबर के टाइम में अल्लोपनिषद लिख दिया था। मुझे लगता है ना, जैसे सागर भाई अभी ना बच्चे सीयूटी का एग्जाम देते हैं, एक एजेंट उनको मिलता है, जो एजेंट उन्हें बताता है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो हर रिलीजन में ना रिलीजियस प्रैक्टिस और रीडिंग्स के बीच में एक एजेंट है। वो एजेंट जो बता रहा है, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो आप घाटे में हम्म। हैं, और आप रिलीजन नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप कोई एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इन एजेंट्स को निकालना पड़ेगा। हिंदू धर्म में हम्म। एजेंट है शंकराचार्य। अब सोचो, शंकराचार्य इस देश में हिंदू धर्म का टॉप लेवल का आदमी है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। मोदी जी पैर छूट रहे हैं। वो राम भद्राचार्य वाइफ की डेफिनेशन देते हैं, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, और इस पर कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता है। वो बोलते हैं कि मैं कभी छोटी जात में पैदा होना नहीं चाहता। इट्स अ वेरी कास्टिस्ट स्टेटमेंट। कोई हाँ, कुछ नहीं बोलता। मोदी जी ताली बजा रहे थे वहां पे। साथ बैठे हुए थे। तो मैं ऐसे लोगों से ही मुझे प्रॉब्लम, और ऐसे मूर्ख केवल हिंदू धर्म में नहीं है, ये मुस्लिम धर्म में भी है, ये सिख धर्म में भी है, ये ईसाई धर्म में भी है। हम जितनी जल्दी इन मूर्खों को पहचान लेंगे, उतना जल्दी हमारा हार्मोनी डिजाइन होगा। और जब तक हम इन मूर्खों की वर्शिप करते रहेंगे कि मुस्लिम खाली मुस्लिम को वोट देगा, ऐसा होता तो ओवैसी किसी एक स्टेट के तो सीएम बन गए होते। ट्रू। ऐसा नहीं है। मुस्लिम मुस्लिम देख के वोट नहीं देता, वो ये देख के वोट देता है कि कौन उसे कम मारेगा, क्योंकि मारा तो हो जाएगा। बिल्कुल। सिचुएशन तो आपने देश में ऐसी ही डिजाइन की है। तो अब आपको उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, अपने मोहल्ले भर, अपनी गली भर की हारमोनी आप बरकरार रखिए, पूरे देश की हारमोनी अपने आप ठीक हो जाएगी। आप अगर जैसे अपनी लेफ्ट से गली ना के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को यूनाइट कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में ये डिवीजन नहीं होने दे सकते हैं, तो देश में भी डिवीजन नहीं हो पाएगा। जैसे लेफ्ट वालों का ना एक वो स्टेटमेंट आता है कि आज तो इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, हिंदू मुस्लिम। जिस दिन ये मुस्लिम नहीं रहा और लेट जस्ट से कि ये हिंदू राज बन जाता है, तो अचानक से आप देखोगे देश फिर से चार भागों में बढ़ जाएगा। वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वैसे। तो ये चॉइस है, तो आपको एक साथ वही जो आप बोल रहे थे कि लाइक कैंसर तो हमें दिख रहा है, इसका इलाज हमें अभी से ही चालू करना है। तो हिंदू मुस्लिम, ये कास्टिज्म, ये सब जब खत्म होगा तब शायद जाके देश ग्रो होगा। और वो तभी होगा जब एजुकेशन बढ़ेगी। एक अच्छा खासा एजुकेटेड बंदा कंपैरेटिवली ये सब हिंदू मुस्लिम में उतना नहीं उलझेगा, या कास्टिज्म में उतना नहीं उलझेगा। तो बॉटम लाइन तो यही है। और मुझे जनरली ये लगता है कि जैसे आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, जब उससे अगर एवोल्यूशन हटाया जाता है या कोई एक दूसरे टाइप का नैरेटिव डाला जाता है बच्चों के में, तो ये बहुत, जो कैंसर है ना ये उसको रैपिडली बढ़ा रहा है, वो एक कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करता है। तो ये चीज पे तो मतलब कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एजुकेशन में कहीं ना कहीं लगता है मुझे सरकार थोड़ा सा पुश बैक करती है कि भाई ये ना हो, और ये रिलीजन ज्यादा इसको पुश करे तो वोट बैंक मेरे पास रहेगा। तो इस पे आई डोंट इवन नो एजुकेशन के अलावा कोई और रूट हो सकता है। एक मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अगेन ये राइट विंगर सपोजिटली बोलते रहते हैं हमेशा कि हम जो हिंदू लोग हैं ना, हम बहुत ही ओपन होते हैं, हम बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं। अपना जो धर्म है वो हमें अलाउ करता है टू फॉलो डिफरेंट स्कूल्स। तभी लोग चारवाका को भी बीच में डाल देते हैं या फिर बुद्धिज्म को भी डाल देते हैं।
तो उनको लगता है कि हम ना लाइक हमें अगर कोई पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहा है इफेक्टिवली, तो हम सुनते भी हैं, अपने आप को इवॉल्व भी करते हैं। हम कुछ अपनी जो जैसे कि सती प्रथा को हमने अबॉलिश किया, हमने छोड़ा, या फिर बहुत सारे ऐसे कर्म कांडों को भी हम अबॉलिश करते रहते हैं विद टाइम। लेकिन ये चीज हमें इस्लाम धर्म में नहीं दिखती है। तो ऐसा होगा, पता है, एक तो कमेंट हमें ये भी आता है, जो आप एंटी नेटलिज्म की हमेशा बात करते रहते हो ना, कि बच्चे पैदा करना पाप है, ये सब जो फिलॉसफी है, ये सिर्फ हिंदू वाले ही फॉलो करेंगे, मुस्लिम्स कभी ये फिलॉसफी को फॉलो भी नहीं करेंगे। तो लोगों का हमेशा ये पीओवी रहता है कि हम तो प्रोग्रेसिव बनने के चक्कर में ना अपने अपने आप को ले डूबेंगे, और ये जो लोग हैं ये कभी अपना रिग्रेसिवनेस कभी छोड़ेंगे नहीं। और इस वजह से लाइक जो हिंदू लोग होते हैं उनका वो कंपटीशन जो है ना वो स्टार्ट रहता है हमेशा, कि जब तक ये नहीं बदलेंगे हम भी नहीं बदलेंगे। ये एजुकेटेड वर्सेस नॉन एजुकेटेड के बीच का डिफरेंस है। जो एजुकेटेड हिंदू है ना, आप इस तरीके की बातें करते हुए नहीं दिखेगा, और जो नॉन एजुकेटेड मुस्लिम है वो इस तरीके की बातें करते हुए दिखेगा, एजुकेटेड नहीं दिखेगा। मेरे एक सिंपल लॉजिक समझिए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये 4 बड़े लीडर हैं जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, यही कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ेगी। इनमें से किसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं? 2 के तो बच्चे भी नहीं है। तो सबसे बड़े अपराधी तो ये हैं, ये हिंदू धर्म को बचाने के लिए एक भी इन्होंने आर्मी नहीं तैयार की। नहीं किए तो एटलीस्ट 4 अडॉप्ट ही कर लेते। धर्म बचाना है ना, तो उसका ठेका मैं ही क्यों लूं? आपका बेटा पढ़ रहा है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, वो संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं पढ़ पाएगा, और वो 10 साल बाद यहाँ राजा बाबू बन के आएगा और बन जाएगा फिर से फाइनेंस मिनिस्टर, और उससे खड़े होकर जब आप वंदे मातरम बुलवाएंगे तो वो सुर्रू पुर्रू करके फिर बैठ जाएगा। तो ये ठेका मेरे ऊपर क्यों है? इस देश के नॉन एजुकेटेड को इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है देश और धर्म बचाने की, कि वो कोई काम नहीं कर पा रहा। वो टेंशन में है कि अरे अगर मैं 12 बजे सो गया तो देश खतरे में आ जाएगा। रात में 2-2 बजे लोग उठ के सोच रहे हैं अरे हिंदू खतरे में है, भाई क्या हो गया? और बच्चे करने हैं हिंदू को और पढ़ाने हैं। देश का पीएम हिंदू है, देश के 15 मंदिरों को इकोनॉमी है 9 लाख करोड़ रुपए, 4000 किलो सोना, पुजारियों को सैलरी मिल रही है, और कितने अच्छे दिन चाहिए यार हिंदुओं के लिए। मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आता कि जो चीज आप मुझसे करने के लिए कह रहे हो, धीरेन्द्र शास्त्री के कितने बच्चे हैं, अनिरुद्धाचार्य के कितने बच्चे हैं? जो लोग हमसे कह रहे हैं हम 6 बच्चे पैदा करें, उसको पालने का, उनकी स्कूलिंग फीस अगर देने की जिम्मेदारी उठा ले, मैं 14 बच्चे पैदा करूंगा। मोटिव ये, आप 6 बच्चे पैदा करने लायक माहौल तो बनाओ, आप एजुकेशन फ्री करो ग्रेजुएशन तक की। सरकारी स्कूलों में भैंस पली हुई है, बारात रुक रही है, प्राइवेट स्कूल की फीस मेरे पॉकेट से बाहर है, तो मैं 6 बच्चे पैदा करके करूंगा क्या? फिर वही करूंगा, 5 को तलवार दूंगा, एक स्प्लेंडर पे 4 बैठ के जाएंगे क्योंकि बाइक 2 खरीद नहीं सकता हूँ, पैसे की कमी है, फिर वही भेजूंगा ना, मैं उनको कांवड़ लेके भेजूंगा, या फिर भेजूंगा कि जाओ लड़ो जा करके। तो इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल बैलेंस, सोशल बैलेंस। इतनी रैशनल चीजें लोग समझते हैं पर खुल के बोल नहीं पाते। और इस पे ना राघव भाई एक फॉलो अप क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है आपने पॉडकास्ट बना दिया हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करते हुए, हिंदू कर्म कांड पे बोलते हो, इस्लाम पे कभी क्यों नहीं बोलते हो? क्या आपको भी क्रिटिसिज्म? मैं पैदा हिंदू हुआ हूँ, मेरे घर में पहले झाड़ू लगाऊंगा कि पड़ोसी के घर में घुस जाऊंगा? नहीं लोग मतलब आप खुद नहाते हैं कि दूसरे को नहलाने जाते हैं? तो मैंने ना एग्जैक्टली यही आंसर दिया किसी को, तो वहां से काउंटर ये आता है, अपना जो देश है वो आपका देश ही आपका घर है, ठीक है? तो आपके घर में सिर्फ हिंदू गन नहीं मचा रहे हैं, इस्लाम वाले भी मचा रहे हैं, क्रिश्चियंस भी मचा रहे हैं, तो आप उन पे क्यों नहीं बोलते हो? इंडिया तो आपका देश है ना, आपका ही तो घर है, तो सबके अगेंस्ट बोलो। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा किस्सा है, और ये बुद्ध के नाम से भी जोड़ा जाता है। एक आदमी उनके पास आया, बोला कि बाबा जी मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता है और इस वजह से मुझे बड़ी समस्या हो रही है, तो मुझे इसके बारे में कोई सलाह दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कल आना। कल आया तो बाबा जी ने फिर उसको 1 घंटे बिठाया, बोला ऐसा करो कल फिर आना। 1 हफ्ते तक वो उसे बुलाते रहे। 1 हफ्ते बाद उससे कहा कि अब तुम कल आओ तो पक्का बता दो। तो वो आदमी गुस्से में आ गया, उसने बोला कि ये क्या तरीका है, आप 7 दिन से मुझे रोज बुला रहे हैं। बोले बेटा बात ऐसी है कि जिस समस्या से तुम ग्रसित हो उससे मैं भी हूं, और मेरा भी रोज मीठा खाने का मन करता है,
तो मैं पहले कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस समस्या का समाधान कर लूं, तब तुम्हें इस बारे में ज्ञान दूं। तो ये वही प्रॉब्लम है। जिस कोई दुनिया का कोई भी रिलीजन, व्हाई आई एम अगेंस्ट द रिलीजन, ना इस्लाम अच्छा है, ना हिंदू अच्छा है, ना सिख, ना ईसाई, क्योंकि हर रिलीजन में सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का ही होगा। बिल्कुल। कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो महिलाओं के अधिकार और हक की बात करता हो। किसी में इतना मिल जाएगा तो किसी में इतना मिलेगा, लेकिन हर रिलीजन का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो महिलाओं का शोषण करे, क्योंकि वो मर्दों द्वारा लिखा गया है। तो अब आप मुझसे कहें कि हम थोड़े गंदे हैं, वो ज्यादा गंदे हैं, तो पहले उनको नहला दीजिए, हमको बाद में नहलाइएगा। तो यार जो गंदा है वो गंदा है, इतना हो या उतना हो। ट्रू। इस्लाम धर्म में बहुत एलीट रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, वहां भी महिलाओं का शोषण ही हो रहा है, लेकिन वो मैं उस तरह से नहीं देख सकता, क्योंकि मैं उसको जीता नहीं। जिस चीज को मैं फील कर पा रहा हूं, जिस देश में प्यार करने का मतलब, पुरुष अगर अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वो मारेगा ही, थोड़ा प्यार पत्नी भी अपने पुरुष से तो करना चाहेगी। वो भी पलट के 2-4 झापड़ मार दे तो फिर वो अच्छी स्त्री नहीं है। हाँ। देश के हर चौराहे पे पुरुष चैन खोल के टॉयलेट करते हुए पाए जाएंगे, उससे समस्या नहीं है। लड़कियां अगर घुटने से ऊपर का कपड़ा पहन ले तो अरे हिंदू धर्म हाथ हो गया। अरे अभी राघव भाई, मैंने एक न्यूज देखी, पता है, मतलब एक 8 साल की लड़की थी। उसने ना कुछ ऐसे हाफ पैंट पहना हुआ था, 8 साल की। लोग उसके पेरेंट्स को मारने लग गए कि यार तू ये कैसे, मतलब छोटे कपड़े पहना रही हो। और वहां पे हाँ लड़के लोग जो होते हैं, अंकल अंकल लोग, वो शर्ट वर्ट उतार के लुंगी में ही है, वो घूम रहे धड़ल्ले से। और ये थोड़ा 8 साल की बच्ची है यार, तो आपकी सोच दिखती है ना इससे कि आप कैसे हो। आपको टांगे ही दिख रही हैं पूरी बच्ची में और कुछ नहीं दिख रहा है, तो और आपकी एज एन सोच घटिया है ना। और मेरा तो हमेशा ये पॉइंट आता है, एज एन इंडिविजुअल अपने आप पे वर्क करो ना। आपको ये देखने की क्या जरूरत है कि कोई पर्सन क्या कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ठीक है, एक क्लासरूम है, वहां पे 30 बच्चे पास होते हैं, 20 बच्चे फेल होते हैं, और एक बच्चा जो फेल हो रहा है ना हर साल, वो कह रहा है ये 19 को तो पहले पास कराओ फिर मैं पास होऊंगा। ये क्या लॉजिक हुआ? आप अपने इंडिविजुअल पे पहले वर्क करो। आपको समझ आ गया है कि कोई चीज गलत है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि दूसरा धर्म भी कर रहा है तो मैं भी कुछ ऐसा कुछ डेवलप करूंगा कि मैं उनसे compete कर पाऊं। उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। आपको समझ आ गया, कोई अगर बाबा ढोंगी है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा होते हैं, छोड़ो उसको। कोई कर्म कांड का कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है, छोड़ो उसको। और ये भी चीज हो गई है ना कि वो टॉलरेंट नहीं है। जो मुस्लिम्स होते हैं अपने रिलीजन के बारे में कुछ सुन नहीं पाते हैं, कुछ जोक नहीं सुन पाते हैं। तो अब ये हमारे अंदर भी आ गया है कि अब हमारे रिलीजन के लिए भी कोई अगर कोई जोक मारेगा तब उसको भी टॉलरेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं, टॉलरेट नहीं मुस्लिमों पे बहुत जोक है, ये भी मिथ है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, ये कहावतें आज से 100 साल पहले से चल रही हैं। लेकिन हिंदुओं को लेके कि पुजारी को लेके ऐसी कहावत आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया नरेशन है पिछले 12-13 साल के अंदर, और इसमें कुछ नहीं है। मैंने 4 बड़े एंकर्स की प्रोफाइल एनालिसिस की थी 2019 से लेके 24 तक। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी और आपके अमीश देवगन। 60% से अबव शो इस चीज पर है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर के क्या बहस की जाए। तो बात मेरे दिमाग में जाएगी ना, जो हाइपोडोमिक मिडिल थ्योरी है कि कोई एक बात जब बार बार आपके दिमाग पे अटैक करती है तो आप उसको पार्शियली ट्रुथ मानने लगते हो, और पार्शियल ट्रुथ कब रियल ट्रुथ आपके दिमाग में बन जाता है आप भी नहीं जान पाते हो। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। इस देश में जो भी रैशनल लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, उन्हें सबसे पहला खतरा अपने धर्म के लोगों से ही है। अमेरिका में स्टूडेंट्स एआई पर काम करके ऑटोमेटेड वाटर सिस्टम बना रहे हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट बना रहे हैं, मैं हल्दी हूं रे, मुझे बृहस्पतिवार को शिव पे चढ़ाओ और इस पे चढ़ाओ तो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। हम डिलीवर क्या कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को? हमारे यहाँ बच्चा बता रहा है कि पृथ्वी नाक के फन पे बैठी हुई है, तो वो कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचेगा? फिर हम चाहते हैं कि ऐसे देश में लोग साइंटिस्ट निकलें, जिस देश में पीएम ये बोल रहे हो कि क्लाउड है, रडार से बच सकते हैं, नाले से गैस निकाल के चाय बन सकती है, जिस देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेड कर दिया जाए, वहां पर आप ये होप कैसे रख सकते हो? साइंस रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, पर साइंस को रिलीजियस प्रैक्टिस से नहीं चलाया जा सकता। ये बात समझनी पड़ी।
आप बिल्कुल। सुखोई खरीद के लाओ तो उसमें धनिया, पुदीना, नींबू, मिर्चा मत बांधो, हम्म। उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। पाकिस्तान से जब लड़ाई होगी तो नींबू मिर्चा नहीं फेंकना पड़ेगा, मिसाइल चलानी पड़ेगी। तो ये सिंपल चंद्रयान फैक्ट है गया ना। था ना, नारियल तोड़े थे हम लोग, तभी चंद्रयान पहुंचा था डार्क साइड ऑफ द मून पे। लोगों को ये लगता है, पता है। ये सोचने, आप नारियल की बात कर रहे हो, मैं बिहार में घूम रहा था, मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि मोदी जी इस देश के सबसे अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो 24-24 घंटे काम करते हैं ताकि चंद्रयान और वो जो अंतरिक्ष में यान गया है वो चला जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूं एडवर्टीजमेंट आ रहा है, देश का बजट पास हुआ है, जब टीवी पे चल रहा है कि शिक्षा में 3.5% बजट अलॉट किया गया, तो मोदी जी एक स्टूडेंट की तरह बन के आ रहे हैं। जब मेडिकल की बात हो रही है तो मोदी जी डॉक्टर वाला कोट पहन के खड़े, मतलब किसी भी चीज की बात हो रही है तो साइड में मोदी जी का प्रोफाइल है। मैं ये सोच रहा था कि अभी वो आएगा, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब महिलाओं के लिए बजट आएगा तो क्या मोदी जी साड़ी पहन के भी दिखाई देंगे? और आप भी करते हैं मोदी जी अपने, ठीक है, वो बेटी हर पढ़ाओ, फील्ड में। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के पोस्टर पे मोदी जी की फोटो है। आप सोचो इस देश में एक बेटी नहीं ऐसी मिली जिसकी शक्ल दिखा दी जाती इस पोस्टर पे। हम्म। तो ये मोदी जी ना एक मार्केटिंग जस्ट टूल। बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट एडवर्टीजमेंट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। इतना पैसा, 26,000 करोड़ रुपए चंदा आया है 2014 से लेके अब तक बीजेपी के पास। आप इतना पैसा मुझे दीजिए, मैं डॉली चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दूंगा। डॉली नहीं, डॉली नहीं। वैसे आदमी पर भी अगर 26,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो भी प्रधानमंत्री बन सही जाएगा। बात है। ट्रू तो है। इट्स अ फाइट ऑफ मनी। आप अपने घर से बाहर निकलो, सुलभ शौचालय में एंटर करने से पहले मोदी जी आपसे नमस्ते करेंगे, आप बाहर आएंगे सुलभ शौचालय से तो मोदी जी आपसे नमस्ते कर रहे होंगे। इस मार्केटिंग काफी अच्छी स्ट्रांग है, मतलब बीजेपी की, तो इस पे तो नो डाउट, और यहाँ पे शायद लैग करती है। तो अर्पित भाई, आपके कुछ क्लोजिंग आर्गुमेंट इस पे, जैसे राघव भाई ने तो अभी काफी सही बताया, तो आपके नोट्स बताइए। वाकई में मतलब मार्केटिंग ही है, और मार्केटिंग के चलते ही जो है अभी तक जो है मोदी चमक रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो है ये खेल जो है जनता समझ रही है। अभी जिस तरह से हमने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के बाद में जो कुछ हुआ, तो जो एक वर्ग धीरे धीरे उभर रहा है जो कि इस खेल को अब समझने लगा है, और अब जो है इनको समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे टैकल करा जाए। और अभी हमने देखा कि जो इनकी जो आईटी डिपार्टमेंट है उसमें भी जो है फिर बदलाव हुए हैं। अभी वो नया कोई उसका हेड बनाया गया है, तो इनको भी अब समझ में आ रहा है। अब जो है ये जिस तरह से इन्होंने एक तो इतना ज्यादा मार्केटिंग को इन्होंने इतना वो समझ लिया ना कि मतलब कुछ भी अगर बोल दोगे तो पच जाएगा। मीडिया को भी काम में लेने का एक तरीका होता था, इन्होंने पूरा नंगपना ही मचा दिया। अब हालत ये है कि जो बीजेपी का भी जो सपोर्टर है ना, वो भी, उसको भी पता ही यार ये जो मीडिया जो है ना, जो इसमें जो पूरे यहाँ पे गुणगान चलता है वो जो है पूरा प्रायोजित प्रसारण है, उसको भी समझ में आ गया अब। तो अब ये वो है ना, काट की हांडी कब तक चढ़ाओगे, कभी तो जनता को समझ में आ ही जाएगा। अब समझ में आ गया है, अब आप कुछ भी कर लो, अब इससे ज्यादा हो नहीं सकता अब। लेकिन जो जो करने वाले भक्त हैं अभी भी, उनको अभी भी वही गुणगान ही चाहिए। आप गुणगान जो है उससे समझौता करोगे तो वो नाराज हो जाने वाले हैं। तो अब जो है बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है इस समय। अब जो है प्रचार के जो हथकंडे थे, जो आप मैक्सिमम जो कर सकते थे वो आपने फेंक लिया। अब इससे ज्यादा आप अब फेंक नहीं पाओगे। अब जनता आप समझने लगी है। नहीं, अभी अभी भी पता है अर्पित भाई, जनता ये जो समझ रही है ना, इतना छोटा नंबर है ना। पता है मेजोरिटी ऑफ जनता जो अपने इंडिया में है वो लिटरली अभी भी अनपढ़ है, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनकी एजुकेशन सिस्टम पूरी फक्ड अप है। तो उनके लिए ना जो मोदी जी टेक्निक्स वगैरह लगाते हैं, वर्क भी करते हैं, तभी तो बार बार जीत भी रहे हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना अभी कि कुछ लोगों में चेंज आ रहा है, ये आई थिंक जो इंटरनेट ऑडियंस है ना, जो लेट्स से कि थोड़ा लिबरल कंटेंट, लेफ्ट विंग कंटेंट वो फॉलो करती है, उनके अंदर थोड़ा सा ये आ रहा है कि बीजेपी जो भी काम कर रही है या फिर जो भी उनके क्रिटिसिज्म्स हैं वो उनको ओपनली डिस्कस कर पाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया तो अभी भी अंधभक्त हैं, और वो चेंज होने का नाम ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल रिलीजन वाले भी अंधभक्त हैं। मतलब वो हिंदू धर्म से इतने अटैच हैं, उनके दिमाग में जो नोशन डाला गया है कि हिंदू खतरे में है, ये कभी हट ही नहीं सकता है। मुझे तो इतना, मैं होपलेस हो जाता हूँ कुछ लोगों को लेके, और उसी नहीं, का उसका वही
यूज कर रहे हैं और उसी उसका नैरेटिव। रीजन भी ये है ना, और उसका रीजन भी ये है कि 90% प्राइम टाइम जो आपके न्यूज चलते हैं ना, हर दिन ये जहर जो उगला जाता है ना, वो मेजोरिटी लोग पे जा रहा है। इंटरनेट कितने लोग कर लेंगे, कौन जा रहा अमर है कूड़ा पे भाई देखने? सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे अब कहीं जाना है एक्चुअली इसको 3:30 एंड का हाँ, टाइम करते था, तो मैं हैं, सहमत बस कर अब एंड ही सकता कर रहे हैं, बस अब एंड एंड कर रहे हैं। हाँ, ठीक है गाइस, तो आपसे ना फिर नेक्स्ट मिलते हैं पॉडकास्ट में। राघव भाई अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टू कैंडिड एक्सचेंज। हूँ। आपके साथ दोबारा थैंक्स लॉट पॉडकास्ट। राघव और भाई। मैं अर्पित भाई का बहुत फैन हूँ यार, मैं देखता हूँ अर्पित भाई को, मैं ये बात थैंक यू मेंशन भाई। करूंगा। मैं देखता हूँ कि जितना डीप रिसर्च करके और जितना आप अच्छा कंटेंट बनाते हो ना, ये क्वालिटी कंटेंट है, ये वैसा वायरल कंटेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत कंस्ट्रक्टिव कंटेंट है, ये बहुत ठोस ऑडियंस है आपकी, बहुत स्ट्रांग ऑडियंस है। हमारे फैन नहीं हो राघव भाई। आप तो होस्ट हैं। आज आपकी तारीफ नहीं कर सकता। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ठीक लाइक है, कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके गाइस। थैंक यू सो चलो मच। बाय, थैंक्स, भाई बाय।